कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसको आप स्टाइल करना चाहते हो? मतलब ऐसे कभी सोचा नहीं था कि कभी इस लाइन में आऊंगी। प्रॉपर एक बुटीक पे आने के लिए भी टाइम लगा। तो ट्राई रूम से बाहर निकल के वाव वाव करते हैं, कहते वाव यार हम खुश हो गए, इसलिए हम कहीं नहीं जाते। मुझे लगता है कि आपका वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे आप कहते हो कि आपके सारे क्लाइंट्स आपको प्रेज करते हैं। पर इंस्पिरेशन कौन है? लाइक कि अगर मैं इसका 1% भी बन गई ना, तो मतलब मेरी लाइफ सेट है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये इतना इन्फ्लेशन सूट्स के प्राइसेस में या कोई भी क्लोथिंग जो हम स्टिच कराते हैं उसके प्राइसेस में क्यों आए और आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ये काम बिना स्ट्रेस के आप कर ही नहीं सकते। वो बहुत इम्पेशेंट रहते हैं अपनी सक्सेस को लेके कि नहीं, हमें वेट नहीं करना, हमें फटाफट ऐसे ना। क्या बोलते हैं से एक तो वो स्टोरी मैंने ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग से सेव कर ली कि मेरे पास वो दिन कब आएगा जब मैं उसको ऐसे करूंगी। फिर भगवान ने मुझे वो दिन फाइनली दिखा दिया थोड़े टाइम बाद। और देखो, काम में ना आपको डूबना पड़ता है। तो अगर कोई नया बंदा अपना क्लोथिंग बुटीक शुरू करना चाहता हो तो आप उसको क्या टिप्स दोगे जो आपको लगता है तब अगर आपको मिलती तो आज तो फिर मतलब लेवल ही अलग होता? वैसे तो बोला जाता है कि हमारी बॉडी हमारी सोल की क्लोथिंग है, बट हम एज इंडिविजुअल्स प्रेफर करते हैं फिर भी बहुत ब्यूटीफुल रखना अपनी क्लोथिंग में जो हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉज कॉर्नर। आज हमारे साथ है मिसेस रितिका रतन, जो कि द क्रिएटर एंड माइंडसेट है बिहाइंड रितिका क्रिएशंस, जो एक दिल्ली बेस्ड क्लोथिंग बुटीक स्टूडियो है। आज हम उनसे जानेंगे कि ऐसे एक क्लोथिंग बुटीक स्टूडियो के ब्रांड बनाने में कितनी मेहनत, ब्लड और स्वेट लगता है, और वो कौन से चैलेंजेस है जो उन्होंने फेस किए हैं जिससे निकलकर शी हैज बिकम अ फोर्स विद इन हरसेल्फ। हेलो मैम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा मैम आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, प्लस हेजिटेशन भी है, बट ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम सबसे पहले तो आप ये बताओ कि क्लोथिंग बुटीक स्टूडियो, इसका आइडिया कहाँ से आया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा बिजनेस करूंगी और फिर वो पैशन बन जाएगा और उसको मैं एक स्टेज पे ले आऊंगी। बट ये है कि हाँ, वो मेरी जीन्स में था, अच्छा कपड़ा पहनना और उसको फ्लॉन्ट करना और उसमें खूब ज़्यादा सर्चिंग करना कि लाइक जब हम छोटे भी होते थे तो हम बुटीक से एक्सप्लोर करते थे, खुद जाके सोर्सिंग करनी, क्लोथ्स लाने, बनवाने। और मतलब रिलेशनशिप में सब एक्साइटेड होते थे कि भाई तू क्या पहनेगी, हम बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए जब भी घर में फंक्शंस या कुछ भी गैदरिंग्स आती थी। तो उसके बाद मतलब ऐसे कभी सोचा नहीं था कि कभी इस लाइन में आऊंगी। बट जैसे फिर मैरिज हुई, उसके बाद ऐसा लगता था एक टाइम पे कि भाई फ्री बैठ कर क्या करना है। तो माय मदर इन लॉ गेव मी आइडिया कि तू एक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर ले, तेरा मन भी लग जाएगा और चल तू कुछ कर भी लेगी। तो बस फिर मुझे भी लगा कि इट्स अ गुड ऑप्शन, फ्री भी हूँ, दिमाग भी कपड़ों की तरफ ज्यादा चलता है, कपड़ा अच्छा भी पहनती हूँ, तो ये मुझे वर्क, चलो ये वर्क देगा मुझे। और ये भी पता था कि भाई मटेरियल्स की सोर्सिंग कैसे होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे कि मुझे पहले ही पता था कि ये चीज कहाँ से मिलती है, तो वी कैन सोर्स दैट। करेक्ट। तो वहां पर फिर मैंने जैसे डिजाइनिंग पे अपना स्टार्ट किया, कोर्स किया पूरा, उसके बाद वो कंप्लीट हो गया। फिर हमने सोचा कि चलो शुरू करते हैं इसको, एक तरफ कहे सबकी नहीं, क्या कर रहा है, हो गई डिजाइनिंग, तेरी सेटिस्फेक्शन होगी, क्या करेंगे शुरू करके। बट फिर हमने कहा चलो करते हैं। तो सिर्फ एक मशीन से लाइक एक मास्टर जी मैंने सर्च करे और एक नॉर्मल जैसे एक मशीन होती है उससे मैंने काम शुरू किया था। और वो भी ऐसा कुछ नहीं था कि प्रॉपर स्टूडियो था या कुछ था। मैंने अपना काम अपने ड्राइंग रूम से शुरू किया, घर का ड्राइंग रूम था और मैंने वहीं से शुरू किया था। और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होता था कि प्रॉपर टेबल चेयर गल्ला, ऐसा कुछ नहीं होता था। मैंने बस एक एक स्पेस मैंने फॉर दी वर्कर्स के लिए एक रखी थी, वहां पे वर्कर्स बैठ जाएंगे, बट मेरी डीलिंग के लिए मैं अपने ड्राइंग रूम में ही डील करती थी। अच्छा, तो फिर इससे आप प्रॉपर एक बुटीक पे आए? हाँ, उससे प्रॉपर एक बुटीक पे आने के लिए भी बहुत टाइम लगा।
और ऐसे नहीं कि वो जल्दी जल्दी में पहुंच गई, उसमें उसमें टाइम लगा मुझे वहां तक पहुंचने में, क्योंकि काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, वो करते 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 आज एक स्टेज पे ऐसे आई हूँ कि अब मैं सेटिस्फाइड अपने काम से। अब आजकल जो ट्रेंड है तो लोग ना बहुत ऐसे वायरल और आई कैचिंग या मतलब जो सुन के ऐसे याद रह जाए बिल्कुल ऐसे वाले नाम रखते हैं। तो आपका बहुत आपके नाम से ही आपने रखा है रितिका क्रिएशंस। तो ये नाम कहाँ से आया? इसका आइडिया कहाँ से है? मतलब ये सोच क्यों नहीं आई कि नहीं हम भी कुछ अलग सा तरंगी सा रखते हैं? मुझे लगता था कि लाइक अगर मेरा ब्रांड फेमस हो तो वो मेरे नाम से, कि अगर कोई जाने मेरे बुटीक को तो वो मेरी आइडेंटिटी हो, कि भाई सब मेरे नाम से जाने। क्योंकि अब भी जब कभी कोई कस्टमर विजिट करता है या वी हैव अ कॉल्स रिगार्डिंग क्वेरीज आती है, तो वो यही बोलते रितिका क्रिएशंस, मतलब हर जगह रितिका दिखनी चाहिए, मेरा यही फोकस था कि हर जगह रितिका ही दिखनी चाहिए। तो इसलिए मैंने उसको नाम दिया कि ऋतिका क्रिएशंस इज गुड, कि एक अपना एक अपना फेस हो गया, अपनी आइडेंटिटी हो गई, सामने वाले को पता चल रहा है कि पता चलेगा हु इज दी ओनर। तो मुझे लगा कि वो बेटर है कि अपने नाम से ही शुरू करना चाहिए। सही बात है। अपने नाम को भी सब जानते हैं। अपना नाम हर जगह होना अपना चाहिए। नाम हर जगह होना चाहिए, अपना नाम रोशन करते रहना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। और मैं दिन रात अपने भगवान को यही कहती रहती हूँ कि मेरा नाम ऊंचाइयों पे ही रखना, मेरा नाम रोशन रखना, मेरा मेरा नाम चलाते रहना, ऐसे ऐसे मैं ऐसे ऐसे कहती हूँ अपने भगवान को रोज, मेरा नाम चलाते रहना। ऐसे मैंने किसी को इंटरव्यू में सुना था दिलजीत दोसांझ जो वो भी यही कहते कि मैं ये मांगता था कि मैं किसी को ना जानूं पर सब मुझे जानते हैं सब मेरा नाम को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, और बड़े अच्छी अच्छी उनकी कईयों के साथ, मतलब मेरा ऐसा भी है कि उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे थॉट्स भी दिए हैं। तो वो मुझे यही कहते हैं कि जितना अच्छा सोचेगी ना उतना अच्छा ही तेरे साथ होगा। मैनिफेस्टेशन। हाँ, तो तुम कभी गलत मत सोचियो अपने लिए, अच्छा ही सोचियो, तो देख अच्छा ही होगा, अच्छा ही बोलियो। तो मेरी आदत है, अगर मैं फ्री भी बैठी होती हूँ ना, तो मैं अच्छा अच्छा बोलने लग जाती हूँ अपने बारे में। अब मैं कहती हूँ कोई तो करूँ, अच्छा से बोलूं। इवन कई बार मेरा बेटा आके मुझे छेड़ता, मम्मा क्या कर रहे हो, मैं कहती कोई बात नहीं, अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही बोलो। और मुझे लगता है ये मैटर करता है लाइफ में, आपकी पॉजिटिव वाइब्स मैटर करती है, पॉजिटिव थॉट्स मैटर करते हैं, और पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है। मैं तो सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, जो आपको नेगेटिव थॉट्स देता है ना, उन लोगों से आप दूर ही रहो, कोई जरूरत नहीं है उनके पास बैठने की। मेरे को तो किसी ने बोला था कि अगर वो देखो कोई एक जना तेरे को नेगेटिव वाइब भी देता है ना, उसकी फोटो भी अपने फोन में से डिलीट मार दियो, उसको भी मत रखियो अपने फोन में। और ऐसा है, एक मेरा किसी के साथ ऐसा बहुत ज्यादा प्यार है, उसने मुझे यही सिखाया था, अगर तेरे को लगता है ना कि ये बिल्कुल तेरे को देख नहीं सकती, इसकी फोटो भी तूने अपने फोन में नहीं रखी, इसी टाइम इसको डिलीट मार, नेगेटिविटी बिल्कुल अपने से दूर कर। हाँ क्योंकि फिर आप उनकी फोटोज देखोगे तो आपको वही चीजें दिमाग में आएगी तो हम वापस समटाइम्स पीपल प्रिटेंड कि भाई, मतलब उनके साथ आपका बहुत प्यार है या आप उनको बहुत अच्छे लगते हो, बट ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, अंदर से दे आर जेलस, और वो आपको पता होता है। आपकी एक अंदर की आवाज होती है जो आप सुनते हो, मुझे लगता है वो सबको आती है कि भाई सामने वाला कैसा है। हाँ, वो सबको आती है, जो सुनने अच्छा, जो नहीं सुन पा रहा उसको मुझे लगता है सुनना चाहिए, उसको अपनी अंदर की आवाज सुननी चाहिए। आपने बोला कि आपकी मदर इन लॉ ने आपको आइडिया दिया कि शुरू करो तो वो सपोर्टिव फैमिली होगी बट जैसे ये बोला जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मेरी थिंकिंग ये है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन एक प्रोग्रेसिव मेल आइडेंटिटी हमेशा और प्रोग्रेसिव और सपोर्टिव। बिल्कुल। चाहे वो फादर हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो ब्रदर हो, चाहे वो कोई मेल फ्रेंड भी हो बट वो एक फोर्स हमेशा रहता है। तो आपकी लाइफ में वो कौन है? मेरे लाइफ में तो देखो मेरे हस्बैंड ही है, और स्पोर्टिव नहीं, वो एक्स्ट्रा स्पोर्टिव है, हर चीज को लेके स्पोर्टिव है, दिन हो रात हो, अगर मैं कह दूं कि ये काम करना है तो ही इज ऑलवेज रेडी फॉर मी। कहीं से भी कुछ भी लाना है, कुछ भी सोर्सिंग करनी है, इवन कहीं भी मेरे साथ जाना है, तो ही इज रेडी।
और मैं कहूँ तो वो कुछ लोगों को ये बातें डाइजेस्ट भी नहीं होती। हस्बैंड सपोर्टिव होना वाइफ्स के लिए हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है। और हर कोई इतना लकी भी नहीं होता मैम कि वो सपोर्टिव हस्बैंड्स मिले। मैं भी कभी तो कहती हूँ कि मैं तो सुपर ब्लेस हूँ। पहले मैं सोचती थी थोड़ी मैं कम ब्लेस हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा ब्लेस हूँ। टाइम के अकॉर्डिंग ना मुझे लगता है आप चेंज होते जाते हो, आपको समझ आती जाती है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि पहले आप कुछ और सोचते हो, फिर लेकिन एक पॉइंट पे आके जब आपको रियलाइज होता है बैठ के कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, फिर आपको समझ आता है कि नहीं आप सही हो, आप ब्लेस हो, आपके साथ जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है और आप इस पे फेथ रखो तो बहुत अच्छा हो। और मतलब क्लोथिंग बहुत पर्सनल है, जैसे मैंने बोला कि जनरली लोग वैसे कपड़े पहन के जो उनकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं और हर किसी की पर्सनालिटी बहुत अलग होती है। तो स्पेशली क्लोथिंग में हर किसी की नीड्स, हर किसी की चॉइस अलग होती है। तो आप कैसे अपने कस्टमर की नीड्स को समझते हो या जो उनको चाहिए वही डिलीवर करते हो? देखो फर्स्ट मीटिंग में तो देखो जब भी कोई कस्टमर हमारे पास फर्स्ट टाइम विजिट करता है तो वो पहले थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन मुझे देता है कि लाइक मेरे को कैसे कलर्स पसंद है। कोई प्योर पहनता है, कोई सेमी पहनता है, कोई बहुत गॉडी पहनता है, कोई बहुत सोबर पहनता है और कोई तो एक ही बात कहता है सीधा, जो तू पहन रही है ना हमें वही पहना दी, टिट्टो हमें तेरी जैसी कॉपी चाहिए बस। तो फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। जिसने ये कह दिया कि भाई मेरी ड्रेस तू बना रही है ना तो ये सोच के बनाई हो कि वो ड्रेस रितिका ने पहननी है, तो बस सारी बात तो यहीं खत्म हो जाती है कि एक जना आपको ये जस्टिफाई कर रहा है कि तूने जो जो तू अपने लिए बनाएगी वो मेरे लिए बनाई हो, तो इट मीन्स कि उनको मेरा एक स्टाइल समझ आ रहा है। बाकी देखो मीटिंग्स जब होती है एक दो बारी उनका टेस्ट समझा जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग डिजाइनिंग होती है, कस्टमाइजेशन करी जाती है। तो इट टुक टाइम बट वो धीरे धीरे समझ आ जाता है कि आपको कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड। तो मतलब आप अपने कस्टमर से ऐसे रैपिड फायर पूछ पूछ के जान लेते हो कि उनको क्या चाहिए। रैपिड फायर ही पूछ लेती हूँ, उनके साथ प्यार भी कर लेती हूँ, चाय भी पी लेती हूँ उनके साथ, बहुत कुछ कर लेती हूँ उनके साथ। जो कस्टमर चाहता है हम उनकी सारी नीड पूरी करते हैं। ठीक है, तभी मैम आप सक्सेसफुल। और कितने कस्टमर्स ऐसे हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनके साथ मेरे रिलेशंस बन चुके हैं। करेक्ट। वो फैमिली बन जाते हैं बाद में, वो कस्टमर्स नहीं रह जाते। बाद में जब कोई पूछता है कोने में कहती है मेरे कस्टमर तो है बट अब वो एक फैमिली में कंसीडर होते हैं, उनके साथ इतना प्यार हो जाता है। वही होता है ना, वही बिकॉज क्लोथिंग बहुत पर्सनल है और हम अपने बहुत स्पेशल डेज के लिए ही बाहर से ऐसे कपड़े बनवाते हैं या करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई आपको अपने स्पेशल डे में इंक्लूड कर रहा है तो वो फिर आपके साथ एक अलग रिलेशन ही बन जाता है। और एक बार अगर फिटिंग सही आगे को मुझे लगता है तो कोई लड़की नहीं छोड़ती बुटीक को। ट्राई रूम से बाहर निकल के वाव वाव करते हैं, तो बस फिर बात तो वही खत्म हो जाती है। मुझे कभी बार गले लगा लेते हैं, कहते वाह यार हम खुश हो गए, इसलिए हम कहीं नहीं जाते। एक आते हैं मेरे पास कस्टमर, वो कहते हैं मेरी फ्रेंड ऑलवेज तू चल वहां चल, तूने क्या करने जा रहा, तू वहां चल मैं तेरे को वहां से बनवा के देती हूँ। वो कहती नहीं मैं रितिका के अलावा कहीं नहीं जाऊँ, मुझे वहां की फिटिंग बेस्ट जाती है, मैं एक बारी बस ट्राई करती हूँ और फिट टू गो। तो भाई मैं और कहीं चांस ले ही नहीं सकती कि मैं कहीं और रितिका के अलावा। तो मैम एक टिपिकल डे रितिका क्रिएशंस पे कैसे होता है, मतलब आपका वर्किंग प्रोसेस क्या है? देखो वर्किंग प्रोसेस जैसे हमारी दिन की शुरुआत होती है तो मेरा रूल है लाइक दिन की शुरुआत मेरी जब तक मैं वर्शिप नहीं कर लूंगी गॉड को मेरी शुरू नहीं होती। ये मेरा मेन पार्ट है, वो मैंने करना ही करना है। सुबह बुटीक पे मैं गई जैसे लाइक 11 ऑनवर्ड्स मैं शुरू कर देती हूँ अपना काम, और टीम भी अराउंड 11-11:30 तक रीच करती है सारी विद मास्टर्स ही एंड कारीगर। हम बोर्ड को वर्शिप करते हैं, उसके बाद टीम विल मेक श्योर कि वो टाइम से आए। फिर वी हैव अ शेड्यूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स कि भाई कैसी आज अपॉइंटमेंट्स है, वीडियो अपॉइंटमेंट्स है, वीडियो कॉल्स है या ऑफलाइन अपॉइंटमेंट्स है। फिर उसमें हमें ये भी देखना होता है कि लाइक एवरीथिंग शुड लुक टाइडी और वो नीट लगे, वी आर रेडी टू सर्व द कस्टमर्स। बस ऐसे करके हमारा लाइक स्लॉट्स होते हैं, बाय अपॉइंटमेंट्स ही मुझे सारे विजिट करते हैं। ओह वॉक-इन्स नहीं है मेरे पास, और बहुत रेयर होती है वॉक-इन्स,
बट हम बाय अपॉइंटमेंट्स ही मिलते हैं सबसे। तो हमारा एक दिन पहले ही शेड्यूल बन जाता है अगले दिन का कि नेक्स्ट डे हमें क्या क्या करना है। अब उसमें चाहे वीडियो कॉल्स की अपॉइंटमेंट हो, चाहे नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स हो, कई बार सोर्सिंग करनी भी जानी होती है मार्केट, तो वो हमारा एक दिन पहले सारा बन जाता है शेड्यूल कि कैसे करना। और एंड ऑफ द डे बस हमारे टारगेट्स होते हैं कुछ कि वो आज हमें कंप्लीट कर रहे हैं। हमें कई बार वी फास्ट कराने होते हैं, जब से ये वी फास्ट चल पड़ा है कि ऑर्डर करा दो, अब तो सब इजी हो गया है। कई बार लोग ड्राइवर भेज देते अपने पिक कराने, कई बार भी हैव टू पोर्टर मेरी हेल्प है वो देखती है कि भाई जो भी ऑर्डर्स है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए, निकल जाए, पैक हो जाए। तो इस तरीके से दिन निकलता है, शाम हो जाती है। फिर उसके बाद शाम की चाय हमारी उस क्लाइंट के साथ फिक्स है, जो चाय के टाइम पे हमारा क्लाइंट आता है उसके साथ मेरी चाय फिक्स है। वो चाय पी के ही जाएगा मेरे साथ। वो अब उसकी वो मेरी किस्मत लगा लो या उसकी किस्मत लगा लो, चाय फिक्स है चाहे कोई भी आए, क्योंकि मेरा चाय पीने का एक टाइम है और मैं उसी क्लाइंट के साथ पीती हूँ शाम को जो उस टाइम मेरे पास प्रेजेंट हो। रिलेशन हाँ, और उसके बाद फिर मास्टर जी कारीगर, लाइक उनको काम दिया जाता है, काम वो दिखाते हैं, बनाते हैं, अच्छे से एक पैकअप हो जाता है, अपना एक टारगेट पूरा कर लिया कि आज ये करिए आज वो करिए, बस इसी तरीके से सारा दिन निकल जाता है। तो मतलब हम ग्रेटिट्यूड से शुरू करते हैं और सेटिस्फैक्शन पे खत्म करते हैं। सेट करना पड़ता है और सेटिस्फेक्शन होनी भी चाहिए ना, वरना काम करने का फायदा। काम करने के बाद। तो जैसे आपने बताया ये काफी हेक्टिक वर्क शेड्यूल है और बहुत बार ये ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जिनकी डिमांड्स भी बहुत हाई होती है, मुझे जल्दी चाहिए या मुझे ऐसा ही चाहिए या ये, तो काफी मतलब स्ट्रेसफुल काम है ये। तब इतना काम कैसे रहता स्ट्रेसफुल तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, ये काम बिना स्ट्रेस के आप कर ही नहीं सकते। ये जो लाइन है ये आपके माइंड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है और आपको बस काम ही काम दिखेगा, ये चीज है। और रही बात क्लाइंट्स की डिमांड, तो देखो काम कर रहे हो तो यू शुड बी रेडी कि पहली प्रेफरेंस क्लाइंट की होगी, दूसरी प्रेफरेंस आपकी अपनी होगी। कितनी बार ऐसे होता है कि मुझे कहीं जाना है या मुझे और कोई काम है, वो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं करूं या ना करूं, क्योंकि क्लाइंट्स की डिमांड है हमें इतने बजे ही आना है, हमें इतने बजे ये चीज चाहिए। क्लाइंट अपनी तरफ से हमें एक पर्टिकुलर डेट देके 2 दिन लेट आ जाए, वो क्लाइंट को चलता है, बट हम अपनी तरफ से क्लाइंट का बीस 2 दिन में लेट नहीं कर सकते। जो कहेगा हमें वही करना। और मेरा तो होता है कई बार अगर बाई चांस मेरे को पहनना थर्सडे को है तो मैं ऐसे बोल के रहती हूँ कि नहीं नहीं मुझे मंडे को पहनना है, आप मंडे तक मेरा रेडी करके दो। देखो इस केस में ना हमारे साथ ये वाली गेम बहुत ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि मेरे साथ मेरी मैनेजमेंट ऐसी है, वी आर ऑन वर्ड्स। अगर हमने किसी क्लाइंट को बुकिंग लेते टाइम बोल दिया कि आपका आउटफिट वेडनेसडे रेडी है, हमारी तरफ से वो रेडी मिलेगा, हमारी तरफ से वो टिच वेडनेसडे रेडी मिलेगा। अब डिपेंड्स ऑन क्लाइंट कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा, वो लेट है या नहीं, बट ये है कि मेरे क्लाइंट्स को अब ये पता लग गया, मेरा काम करने का तरीका ही यही है, क्योंकि मुझे किसी को चक्कर कटवाने नहीं अच्छे लगते। मोस्टली क्लाइंट मुझे जब भी एक नए क्लाइंट्स विजिट करते हैं वो मुझे एक ही बात कहते हैं, यार चक्कर मत कटवाइए, हमने ना वो वाला बुटीक इसलिए छोड़ा यार वो चक्कर बड़ा कटवाती। एक बारी मेरे पास एक ऐसा सिनेरियो आया था, वो कहती यार आपने, जैसे मैंने ट्रूसो का काम किया उसकी शादी का, मैंने तो सब टाइमली उसको बना के दे दिया, शी इज वेरी हैप्पी, बड़ा सेटिस्फाइड थी। उसकी मम्मा ने भी विजिट किया, उसकी चाची ने भी विजिट किया, वो मुझे प्रेस करके गए, गले मिल के गए, शादी का भी इनवाइट दे के गए, और उन्होंने बोला कि भाई रितिका जो बोला तो तूने टाइम पे कर दिया। ऑन दी अदर हैंड उसका कोई एक आउटफिट था तो उसने किसी और से कस्टमाइज कराया, कराते हैं बंदे जब देयर इज अ पीक टाइम, बहुत वर्सटाइल जब करना पड़ता है कि कुछ उधर से इधर से, वो चलता है। वो कहती कि यार मैं रेडी हो के पार्लर से अपना दुपट्टा लेने गई, आप ये सोच लो कि वो कह रही है कि मैं पार्लर से रेडी हो रही हूँ, मेरी ड्रेस में उसका दुपट्टा ही निकला, फिर मैं पूरी रेडी होके उसके पास गई कि मेरा दुपट्टा दे दे, फिर उसके बाद वो अपनी इवेंट पे गई। तो ऐसे भी होता है, जनरली मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं जो कह दूं हमारी तरफ से वो पीस उतने बजे उस टाइम पे बिल्कुल रेडी है।
मैं मतलब किसी ऐसे को भी जानती हूँ जिनका शादी का लहंगा डाई नहीं करा। अच्छा। और उन्होंने फिर कुछ और किसी तरह अरेंज करके कहना, बहुत पुरानी बात है, पर ये भी हुआ है लोगों के साथ। तो सोचो ट्रॉमा एज अ ब्राइड कि तुमको कितना लगता है कि यार मेरे को तो ये पहनना था और मैं ये पहन भी नहीं पाई। होता है, अब समहाउ देखो कई बार ऐसे होता है कि जो हम ब्राइडल ब्लाउजेस में वी पुट अ चेन इन इट ना, एज ए, तो वो अच्छी ब्रांड की होती है, बट देखो ये ऐसा नहीं होता कि भाई ये किसी के साथ भी हैपनिंग हो सकती है। दो बारी तो इवन मैं ओनर हूँ तो मेरे साथ हो चुकी है कि लाइक मैं कभी उतरी गाड़ी से और एकदम चेन ऐसे ब्लास्ट कर गई, साइड से पैसे ब्लास्ट करके ब्लाउज की, ठीक है। बीइंग अ ओनर, देखो अब मैं कहूँ कि भाई मेरे अपने साथ ही हो गया, तो कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं उसमें हम हमारे को कस्टमर आके बोलता है कि भाई यार चेन निकली, तो हम उस केस में कहते हैं कि आप, मैं सबको यही गाइड करना चाहती हूँ कि जो ब्राइड्स है, जो अपना ब्राइडल ब्लाउज साथ में कैरी करते हैं, यू शुड कैरी अ एक्स्ट्रा रील और नीडल एट अ पॉइंट कि ठीक है अगर कुछ, क्योंकि जो हैपनिंग है ना वो किसी के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, वो आपके साथ भी हो सकती वो है। तो हम फैशन वीक्स में भी देखते हैं, वार्डरोब मैलफंक्शन होता हो ही गया, तो वो आपको अपने मेन फंक्शन, आपका मेन इवेंट है, आपको अपने साथ कैरी करना चाहिए कि इन केस एक एक बैकअप होना चाहिए कि इन केस अगर कुछ हो जाता है ऐसा, तो एटलीस्ट आप पैनिक तो ना हो ना, आप इस चीज को मैनेज कर पाओ। तो बहुत लोग जब काम शुरू करते हैं उनको होता है बस मैंने काम शुरू कर लिया, अब तो मेरे को सक्सेस अभी मिलती है, अभी चाहिए। तो बहुत इम्पेशेंट रहते हैं अपनी सक्सेस को लेके कि नहीं हमें वेट नहीं करना, हमें फटाफट ऐसे ना। क्या बोलते हैं इसे को? देखो सच बताओ तो एक टाइम ऐसा था कि मैं भी बहुत इम्पेशेंट हो गई थी, क्योंकि मेरे को इस लाइन में लाइक 13-14 साल हो गए। वाओ। मेरे को इस लाइन में 13-14 साल हो गए, और मैंने जैसे कि बताया कि मेरे पास कोई प्रॉपर स्टूडियो नहीं था, सिर्फ एक ड्राइंग रूम से मैंने काम शुरू किया था। तो इट्स बिन लाइक 5 साल हो गए, 8 साल हो गए। तो मतलब जो मैं चाह रही थी, क्योंकि मैं पैशनेट थी, ठीक है, अब मुझे मेरी चाह थी कि भाई हर जगह मेरा नाम हो, मैं क्योंकि मैं अच्छा डिजाइन करती थी, बट मैं उसको घर से करती थी, और घर वाले ये कहते थे कि इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है, क्योंकि ये जो काम था ये मेरा पैशन था, दैट इज माई साइड बिजनेस, ठीक है। इस पे ऐसा कुछ नहीं था कि इसी पे ही फोकस है या मैंने सोच लिया था इसी से ही मुझे पैसा कमाना है, नहीं, ये चीज नहीं सोची थी। ये काम शुरू किया था अपने पैशन की वजह से, उसमें लगन लग गई, और मेरे ख्याल से लगन लगनी भी चाहिए तभी आप कामयाब होते हो, ठीक है। तो एक टाइम था कि मेरी बस हो गई थी, मैंने अपनी मम्मा को कहा कि भाई, मतलब मैं पहले ना ऐसे भगवान की तरफ मेरा इतना ध्यान नहीं होता था, मैं पूजा पाठ टाइप्स नहीं थी, मैं सच बता रही हूँ। मैं दिन में एक बार ही पूजा कर लेती थी, करती थी नहीं करती थी वो भी सोचती थी बहुत बड़ा काम हो गया, चलो जी हो गया। मेरी मम्मा मुझे कहती थी कि आज पूछती थी कि आज तूने करी भगवान के आगे हाथ जोड़े नहीं जोड़े, क्योंकि देखो मदर्स तो ऐसी होती है, वो बच्चों के लिए अच्छा ही चाहती है, तो वो ऐसे ऐसे समझाती थी। मैं कहती थी कर ली, आप छोड़ो छोड़ो। तो एक टाइम पे ऐसे आया, मैं कहूँ कि यार मैं मेहनत कर रही हूँ, जब मेरे साथ ऐसे आया कि अगर कस्टमर की हम डीलिंग कर रहे हैं ना दोपहर को, अगर हमारा दोपहर का स्लॉट है, तो उसमें हमारा ऐसे कोई लंच ब्रेक नहीं होता। कस्टमर अगर 4 बजा गया, लाइक वो 1 बजे आया, अगर उसके साथ हमारे को डील करते करते 4 बज गया, तो 4 बज गए, उसके बाद ही हम लंच करेंगे। कभी कभी 5 ही बजते हैं जब सीजन का टाइम होता है, कभी कभी मेरे पास नाइट भी लगती है, पूरी पूरी नाइट में अपने वर्कर्स के साथ जाती हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब मैं मेहनत करूं, बट वो मुझे जो चाहिए था, जो मैं चाह रही थी, वो मुझे मिले ना। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि भाई मैं इतनी मेहनत कर चुकी हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं, पर मुझे फल नहीं मिल रहा, तो मेरी बस हो गई है, पता नहीं क्या होगा। तो मेरी मदर ने मुझे यही बोला कि मिलेगा, देखियो तेरे को एक दिन ऐसा फल मिलेगा, तू याद करे, तू तसल्ली रख, तू तसल्ली रख, लेकिन तू भगवान का नाम ले। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि भाई कि ये लड़ाई तेरी खुद की अपनी है, तुझे खुद ही लड़नी है, तो तू बस एक अपना
जो फोकस है ना वो अपने भगवान पे लगा और फिर देख चमत्कार। और फिर पता नहीं कैसे बस ऐसे ही कृष्ण जी आए और मैं कृष्ण जी को ही वर्शिप करती हूँ, राधा रानी को ही वर्शिप करती हूँ। और जब से मैंने उनको वर्शिप करना शुरू किया फिर तो बस नजारा ही नजारा था, मैं आपको बता नहीं सकती। वो नजारा देखा। इवन मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन में मैं ना बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मतलब मैं कुछ भी किसी लोग को देखती हूँ ना करते हुए तो मेरा दिल करता है फटाफट मैं करूँ। मैं लोगों की सॉन्ग प्लेलिस्ट से भी इंस्पायर्ड हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। अगर कोई लोग स्टोरी भी डालता है ना बहुत अच्छा तो मैं उसको सेव करके रखती हूँ कि ऐसी स्टोरी मेरे को पुट करनी है। अब वो चाहे कुछ भी समझे, मैं इंस्पायर हूँ भाई, मैं करती हूँ कॉपी, मैं समझती हूँ उस चीज को कि हाँ कुछ नया सीख रही हूँ। तो मुझे याद है कि जब फर्स्ट लॉकडाउन था तब भी मेरे पास काउंटर चेयर नहीं था, टेबल चेयर नहीं था प्रॉपर कि जिससे मैं डील करती थी। मैं कह रही हूँ ड्राइंग रूम में ही मैं डील करती, मैं काउंटर चेयर को भी तरस गई थी। इवन मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी मेरे घर में, बट घर वाले ये कहते थे कि ठीक है जैसे चल रहा है चलाओ, बहुत अच्छा है, कौन सा मेन पार्ट है, साइड बिजनेस है, चलाओ। बट अब वो मेरे लिए तो एक फोकस बन गया था क्योंकि मेरे को अपने काम से प्यार हो गया था। मुझे लगता था कि नहीं यार कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। तो मुझे याद आ रहा है कि लॉकडाउन में मैंने किसी ऐसे बुटीक ओनर की वीडियो देखी। लॉकडाउन में उसने अपने काउंटर पे सूट रखा और अपने हाथ में ग्लव्स पहने, उसने ऐसे सूट को सैनिटाइज किया, बड़े अच्छे से फोल्ड किया, पैक किया, बड़ी अच्छी पैकेजिंग उसने करी। तो मेरे को देखकर बड़ा दिल किया कि काश मतलब मेरे पास भी ऐसा कुछ हो, कि मेरे पास भी ऐसा टेबल हो और मैं सूट को जैसे ऐसे मतलब ऐसे बिल्कुल उसको पैक करके और उसको कहीं पे बेचूं। तो मतलब काउंटर चेयर के लिए मैं बहुत साल तरसी। तो वो चीज देख के मतलब मैं बहुत इंस्पायर थी कि भगवान मुझे वो दिन कब दिखाएगा कि ये एक मेरी प्रॉपर स्पेस होगी और मैं ऐसे काम करूंगी। तो वो स्टोरी मैंने ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग से सेव कर ली कि मेरे पास वो दिन कब आएगा जब मैं उसको ऐसे करूंगी। फिर भगवान ने मुझे वो दिन फाइनली दिखा दिया थोड़े टाइम बाद कि फिर मेरा एक छोटा सा स्टूडियो भी बना, उसको मैंने बहुत अच्छे से क्रिएट भी किया, बहुत अच्छे से मैंने उसको सजाया। मैंने एक छोटी सी गेट टुगेदर भी रखी जब मैंने अपना स्टूडियो ओपन किया। फिर मुझे धीरे धीरे लगना शुरू हुआ कि भगवान मेरी सुनने लग गया। और फिर उसके बाद बस कहते ना एक टाइम पे आप खुद चलते हो और फिर एक टाइम पे आपका नाम चलता है और उसके बाद बस फिर मैं तो रुक गई पर मेरा नाम चलना शुरू हो गया ड्यू टू माई गॉड कि उससे मेरा नाम बहुत चलाया, मेहनत करी खूब। और मेरी जब मैंने स्टूडियो भी ओपन किया था, चाहे वो इन हाउस स्टूडियो था, मैं तब भी डरती थी। तो वो कहते थे क्यों डरती, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने लोग साथ जुड़ चुके हैं, तो तू क्यों डर रही है। मेरे को याद है मेरे पापा की बात कि वो मुझे कहते थे जैसे वी आर पंजाबीज ना, मेरे पापा बस ऐसी बहुत मूडी है और बहुत अच्छे पॉजिटिव नेचर के है मेरे पापा। मेरे पापा ने कभी किसी चीज के लिए मुझे मना नहीं किया। मैं उनको कुछ भी कह दूं हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला होगा कि इस चीज से ऐसे हो सकता है, नहीं। वो कहते थे हाँ अच्छा ही होगा। तो उन्होंने मुझे बोला था डर क्यों रही है बेखी, तेरे बुटीक के बाहर 100 जनानियां लाइन लगा के बैठे हुई है। उन्होंने मुझे ऐसे बोला देखी 100 जनानियां तेरे बुटीक के पास वेट कर रही है। और वो बात हुई 100 तो नहीं 10-15 की मीटिंग मेरे पास चलती है। मतलब ऐसा ऐसा होता है कि जनरली फोन कॉल्स पे भी लोग मुझे मैसेजेस डालते हैं, मैं उनको टाइम देती हूँ, 3 दिन भी हो जाते एक नई बात करने का टाइम मिलता। फिर वो मुझे कहते तू तो मोदी बन गई रितिका, तेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद मेरे नाम के आगे मोदी लगा था मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर बार ऐसे मैसेज आता है हाँ, मुझे कह रहे मुझे मैसेज आता है ओ नवाब, ओ मोदी हमारी भी बात सुन ले मुझे ऐसे कहते हैं मिस मोदी हमारी भी बात सुन लो, हमें भी किसी लाइन में ले लो, हमारा भी आउटफिट बना दो। तो ठीक है, बट एक ये जो भी मेरे को मिला है मेरे भगवान की वजह से। और देखो काम में ना आपको डूबना पड़ता है, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आप नहीं डूबोगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये मैंने आज रियलाइज किया। डूबोगे तो कुछ मिलेगा। मुझे अभी भी याद है
मेरे घर वाले ने ही मुझे टोंट मारी थी कि क्या काम 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 को तो आपने सिर पे चढ़ाया हुआ है, काम भी कोई ऐसे होता है, काम को काम के तरीके से करो। तो उस टाइम मुझे गुस्सा तो बहुत चढ़ा था, क्योंकि रिलेशन ऐसा था मैं जवाब नहीं दे सकती थी। बट मैंने कहा काम में डूबा ही जाता है। जब कोई एक्टर आपको आके बोलता है कि भाई, अब जैसे मेरा फेवरेट है रणवीर सिंह, तो उसने वो जब की थी ना खिलजी, तो कहते उसने अपने आपको रूम में लॉक कर लिया था और उसने काफी दिन तक उस खिलजी के करेक्टर को अंदर डाला, तो कितने सबने तालियां बजाई थी। तो ऐसे ही भाई काम को भी आपको अपने सिर पे चढ़ाना पड़ता है, तभी सक्सेस मिलती है। वो कहते हैं ना, द प्रोग्रेस ऑफ सक्सेस इज पेन। तो भाई कुछ करने के लिए आपको कुछ होना पड़ता है। दैट इज, मतलब आप कोई भी काम, मतलब चाहे वो बहुत छोटा काम हो चाहे वो बहुत बड़ा काम हो, मुझे भी लगता है कि हर काम में नेक्स्ट लेवल हमेशा चाहिए और आपको उसमें पूरा खुद को इमर्स करना ही पड़ेगा, तभी आप उससे निकल सकते हो। आपको दिन रात छोड़ना पड़ेगा, क्या दिन है क्या रात का है, अगर काम है तो काम है। और जो आपने भगवान जी का पॉइंट बोला, मैं खुद बहुत बड़ी बिलीवर हूँ भगवान जी, और मेरा ऐसे होता है कि मतलब उनको बोल दिया तो हो जाए और वो गलत चलने भी नहीं देंगे। मुझे याद आ रही है मेरी मम्मी की बात फिर से। मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास ऐसे बहुत बंदे हैं जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स देते हैं। उन्होंने मुझे बोला था, क्या पागल है तू, इसको कहती है ये दे दे, उसको कहती है वो दे दे, बट अपने आदमी को ही कहती हूँ। और किसको क्या कहना है, दो ही जनों पे आपका हक चलता है, एक अपने हस्बैंड पे और एक अपनी मदर पे, और कहीं आप हक नहीं चला सकते अपना। मेरा मेरे फादर पे ठीक चल है। जाता है। तो कहते थे छोड़, इनसे मांगना शुरू कर, फिर देख नजारा। वो कहते थे छोड़ दे, तू बस जो तेरे को चाहिए ना वो तो इनसे मांग। आंखें बंद करके सोंगी ना, सुबह नया पर्स भी चाहिए तो सुबह प्रकट होता, पता नहीं कैसे प्रकट होता, मुझे ये नहीं पता बस। तो भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज देखो, इतना कोलैब में इतनी चीजें आती है मेरे पास, समझ रहे हो। तो देखो, कोई समझे ना समझे, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। मेरे को कोलैब में हील्स भी आ रही है, एसेसरीज भी आ रही है, मेरे को बैग्स आते हैं कोलैब में, तो मेरे लिए मैं सेटिस्फाइड हूँ, इतना ही बहुत है ना। मैम कोई और बंदा आपको आपके काम के लिए रीच आउट कर ले तो वो बहुत, मतलब वो अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है, और वो आपको लगता है कि हाँ कुछ चाहे इतना सही पर कुछ तो मैंने अचीव करा है, मेरे दम पर मैंने वो चीज अचीव करी है। कितने लोगों ने अपना काम शुरू किया, जैसे जैसे पेजेस होते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई रितिका, तू हमारी ना एडवर्टाइजमेंट कर, हम तेरे से शुरू करना चाहते हैं, तू हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। और कितने लोग ऐसे हैं जो स्मॉल बिजनेस करते हैं, और उन्होंने मुझे एक ही बारी में बोला और मैंने उनकी बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करी। क्यों ना करूं यार, देखो अगले इतना मान कर रहे हैं, मेरा क्या चला जाएगा अगर मैं उनके लिए 2 स्टोरीज या एक रील पुट कर दूंगी, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात। और मुझे वैसे भी लगता है कि एज ह्यूमंस, इंसान की इंसानियत के नाते हम ये सबका फर्ज है दूसरे इंसानों की हेल्प करना, हम भूल रहे हैं वो करना। युग चल रहा है ना, हमारा ये फर्ज है कि अगर आगे से कोई आए कि मुझे इस चीज के लिए मदद चाहिए, तो हमें वो खिड़े मत्थे कहते हैं ना, खुशी खुशी ऐसे करनी पड़ेगी मदद, ऐसे दीबर खिड़े मत्थे उसकी मदद करनी चाहिए। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी बहुत सारे, तो कई लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं वैलिडेशन कि लाइक आई, कमेंट आया, यार बस इतने ही व्यूज आए, ये रील मेरी चल नहीं रही, या मुझे इतने लाइक्स नहीं आए, लोग देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे। तो क्या आप भी वैलिडेशन के लिए काम करते हो या आप अब उससे परे हो चुके हो? मैं अपना काम अपने पैशन के लिए कर रही हूँ, और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई मुझे लाइक दे ना दे, कमेंट करे ना करे, मैं अपना काम शिद्दत से करती हूँ और मैं मतलब अपने काम पे फोकस करती हूँ। अब कई बार होता है, देखो आप स्टोरी सीन्स देखो तो 1500 2000 2500 भी चली जाती है, पर अगर आप वही लाइक्स पे आओ तो लाइक्स जो है वो आपके 50 ही रह जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि तो किसी से कुछ कराया नहीं जाता कि भाई आप देख रहे हो बट आप
रील पे क्यों नहीं लाइक कर पा रहे, बट मुझे लगता है क्या क्या करवाना भी नहीं चाहिए, उससे मेरा क्या फायदा। ठीक है, अगर सामने वाला कोई एफर्ट्स मार दे तो अच्छी बात है, कल को मैं भी मार दूंगी। सामने सामने वाला नहीं इंटरेस्टेड तो ठीक है, टिट फॉर टैट चलता है। बट ये है कि देखो, मैं अपना काम अपने तरीके से करती हूँ। मेरे को अगर इतनी स्टोरीज डालनी है या इतनी रील्स बुक करनी है, मेरे को अपने काम की करनी ही करनी है। अब वो मेरे को सूट पोस्ट करना है, मुझे उससे नहीं मतलब लोगों को वो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। मेरा एक पर्टिकुलर तरीका है, मैं अपने पेज को खुद ही रन करती हूँ और कैसे करना है वो मैं खुद देखती हूँ। तो मैं इतना ज्यादा लोगों का नहीं सोचती। ठीक है, क्योंकि जहाँ फॉलोअर्स बढ़ते हैं वहाँ ट्रोलिंग भी आ जाता है। हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स को भी लोग ट्रोल करते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसे होते हैं, और अगर होते तो आप उससे कैसे ठीक करते देखो, ट्रोलिंग सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ट्रोलिंग ऑफलाइन भी होती हैं? हाँ, मैं मानती है। और वो आपके ऐसे इर्द गिर्द वाले लोग होते हैं जो आपकी ट्रोलिंग करते रहते हैं। पर ठीक है, थिक स्किन होना चाहिए, करते रहो यार, हमें फर्क नहीं पड़ता जो बात है। और जैसे अभी रिसेंटली या थोड़ा टाइम पहले मेरे कुछ ऐसा था, पता नहीं मुझे किसी ने बोला कि यार रितिका यार तू बहुत महंगी है, हम तो तेरे डिजाइन दिखा के ना किसी और से बनवा लेते हैं। मेरे मुंह पे बोला उसने कि भाई तेरे डिजाइन दिखा के हम तो किसी और से बनवा लेते हैं। तो मैं हंस पड़ी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कहा किसी और को तो काम दे रहे हो, वो मेरा डिजाइन कॉपी करके कितना खुश होती होगी, मैंने किसी का अच्छा पीस कॉपी करके इसको बना दिया, और क्या चाहिए। मैं कहा चलो मेरे बहाने तुम किसी को तो काम दे रहे हो ना, बट तुम्हें ये पता है कि आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो फिर यूनिक, अगर आप मेरे पास आओगे तो समथिंग यूनिक मिलेगा नहीं। क्योंकि किसी और को तो कॉपी करना पड़ता आप मेरे से पर्सनली कुछ डिजाइन कराओगे तो यूनिक मिलेगा, प्लस एक्सपेंसिव भी मिलेगा, वो तो है। जब क्वालिटी अच्छी होगी, डिजाइन अच्छा होगा तो एक्सपेंसिव तो होगा। पर ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा कॉपी वाली कैटेगरी में रहना चाहते हो तो करवाते रहो मेरे डिजाइन कॉपी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और कई बार लोग बता भी देते हैं आपका डिजाइन अच्छा था पर आपके पास टाइम नहीं था, हमने कहीं और से बनवा लिया। कई बार ऐसा भी चलता है। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, देखो तुमने जो करना करते रहो, मेरे पास तो फिर भी काम है। मेरे पास फिर भी मेरा भगवान काम भेजते ही रहता। मैंने 14 साल के करियर में आज तक, मैं बोलने जा रही हूँ ऑन स्क्रीन, मुझे नहीं पता इस चीज को नजर ना लगे, मेरे को 14 साल में मैंने आज तक अपने काम में कभी भी लॉस नहीं देखा। आज तक मेरे भगवान ने मुझे लॉस नहीं दिखाया, मैंने मंदे में भी मंदा नहीं देखा। और इस चीज में ना मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है। मेरा कई बार मूड स्पॉइल हो जाता है, होता है ऐसा कई बार, ये काम ही ऐसा है, आपको टेंशन भी देता है आपको खुशी भी देता है। कई बार ऐसे भी होता है कि हम जो बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बनता, कई बार होता है ऐसे ही, क्योंकि ये सब आपका माइंड सेट और सारी हाथ की गेम है। तो मैं अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ, कहते कोई बात नहीं तू जा। उनको पता है कि मेरे हस्बैंड को पता है मुझे मतलब मॉडल टाउन की गेट लगाना मुझे बहुत ही पसंद है। वो ये कहते हैं तू जा तैयार और जा, मॉडल टाउन का चक्कर मार के आ, वहां सब सही हो जाएगा, तू कल करियो काम, तेरे बस की नहीं, आज तू काम मत कर, घूम कर आ जाकर, तू रिलैक्स कर तो ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा तो पॉज और रीसेट चाहिए। आपके पास एक बंदा ऐसा होना चाहिए ना जो समझ जाए कि आप क्या चाहते हैं, तो वो समझते हैं मेरी बात। और इसी तरह से मेरी मदर है, मैं उनको एक बार फोन करके कहती हूँ तो वो कहते हैं सब कुछ छोड़ और बस आजा, मैं अपने आप तेरा माइंड सेट कर लूंगी, मैंने जैसे कर। तो आपने जैसे ये भी बोला कि कभी कभी आपको पूरी रात भी काम करना पड़ता है, काम उतना डूबना पड़ता है, उतना काम आपका इनपुट मांगता है, तो फिर आप अपनी फैमिली लाइफ और अपने काम को बैलेंस कैसे करते देखो इसके पीछे भी ना एक रीजन है कि फैमिली लाइफ कैसे मैनेज हो जाती है। क्योंकि एक तो मेरा वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, मेरा इन हाउस स्टूडियो है। एक पॉइंट पे ना ऐसे भी मेरे को फील होने लग गया ड्यू टू माई क्लाइंटेज और मेरा काम कि मुझे बाहर कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो आई हैड अ कजन इन दुबई, तो उसके साथ मेरी वीडियो कॉल्स चलती रही। तो ऐसे ही उस दिन एक बारी 12-1 बजे उसका पिंग आया कि भाई चला बात करते हैं, जनरली इतने बजे ही हम बात करते हैं। हाँ। ठीक है, तो मैंने उसको बताया, जैसे वो मेरी अचीवमेंट से बहुत खुश होती है, हमेशा प्रेज करती है मुझे। तो वो मुझे तो मैंने उसको बोला कि यार कि घर पर है तो यार सब ना मिक्स हो जाता है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल सब मिक्स हो जाता है।
तो उसने मुझे बोला कि यहाँ तू गलत है। उसने मुझे बोला कि तू यहाँ गलत है क्योंकि तेरे पास सब कुछ है, तू नंबर 1 है, तेरी लड़ाई ना खुद से ही चल रही है बिना बात की। तू एक होलिस्टिक वुमन है और तू गूगल कर और चेक कर कि भाई लोग वर्क फ्रॉम होम के लिए तरस रहे हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो तू बहुत एक अच्छे स्टेज पे है कि जिससे कि तू फैमिली को भी टाइम दे लेती है और अपने काम को भी टाइम दे लेती है। नहीं तो यहाँ तो स्पेशल लोग अपनी कंपनीज में कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करना है, हमें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। वो कहते हैं तेरे केस में ऐसा नहीं है ना, अगर तेरा दिल है तो भाई तू अपना वर्कर्स को काम दे के तो थोड़ा टाइम अपनी फैमिली को भी दे सकती है, साइड बाय साइड फिर अपने काम को भी देख सकती है। तो मेरी फैमिली लाइफ इसलिए मैनेज हो जाती है क्योंकि मेरा इन हाउस स्टूडियो, और प्लस देखो कुछ भी मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट जरूरी है, चीजें सारी बैलेंस हो जाती है, चाहे वो काम हो और चाहे वो घर हो, पर आपको फोकस और आपकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। आई थिंक वो एक इंटेंट भी होना चाहिए कि हाँ मुझे मैनेज करना भी है। ये भी बात है। कई लोगों का वो इंटेंशन ही नहीं होता, वो कहते हैं हम घर तो सिर्फ घर, हम काम तो सिर्फ काम। हम देखो अब दोनों ही जरूरी है ना, आप घर छोड़ सकते हो और ना अब काम, जब काम भी आपको लग गया कि भाई काम भी बहुत बढ़िया ही है, बढ़िया ही रखना है और इसको हमेशा अप लेवल पे ही रखना है, तो फिर दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है। लेकिन ये कि सच बताऊं तो थोड़ा सा एक पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट करता है ड्यू टू स्ट्रेस, क्योंकि आपकी जो प्रेफरेंस है ना वो पहले अपने काम की तरफ बढ़ जाती है कि आप अब सपोज करो अब जैसे एक पार्टी पे जाना है, ठीक है, हमारा वाइंड अप टाइम होता है 7:30 ठीक है, उसके बाद अब मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरी रात की कोई गेट टुगेदर है, मुझे वहां रेडी होके जाना है। बट क्या होता है कई बार कि वाइंड अप करने के बाद भी कस्टमर्स की कॉल, कई बार कस्टमर्स के ऐसे ही ड्राइवर्स वगैरह पिक करने, वो ऐसे और टाइमिंग्स में आते हैं कि उससे आपकी जो ये वाली पर्सनल लाइफ है ना उसको बहुत हिट करता है। तो वो होता है, बट ठीक है, मैनेज करना आना चाहिए तो सब हो जाता है। और साथ में आपकी को फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, तो आई थिंक वो आपकी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वरना वो भी अलग स्ट्रेस होता है। सही कह रहे हो आप इशिता, लेकिन ये कि हाँ मेरे केस में मेरी फैमिली का सपोर्ट है तो वो सब मैनेज हो जाता है। अगर मैं कई बार ओवर टायर्ड भी होती हूँ तो मतलब है मेरे पास ऐसे आसपास लोग हैं जो वो मैनेज कर ले, मुझे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। अगर मैं उनको बोलूँ कि भाई अब नहीं मेरे से हो रहा, आप देख लो, तो सब देख ले। आपने जैसे बहुत बारी मेंशन किया है कि आपके आसपास पॉजिटिव लोग हैं या जो आपके लिए काम मैनेज कर लेते हैं या जिनकी वजह से आपकी लाइफ बहुत इजी एक हद तक हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं होती। तो आप उन सब लोगों में से या कोई और भी हो सकता है, आपका इंस्पिरेशन कौन है लाइफ कि अगर मैं इसका 1% भी बन गई ना तो मतलब मेरी लाइफ सेट है। देखो अगर इंस्पिरेशन की बात करूँ ना तो आप बाहर निकलो तो इंस्पिरेशन ही इंस्पिरेशन है, आप किसी से भी इंस्पायर्ड हो सकते हो, ठीक है। इंस्पिरेशन आप लेने चलो ना तो हर बंदे से कुछ ना कुछ ले सकते हो। कहते हैं ना कि आप अपने आप को बाहर जाके खींचो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ। तो और रही बात एक साइड पे इंस्पिरेशन की, तो मैं अपने मदर फादर से भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ, जस्ट बिकॉज ये नहीं कि उनको मैंने ज्यादा काम करते हुए देखा है, उनके पॉजिटिव नेचर से या पॉजिटिव थॉट से ना मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। क्योंकि जब कभी भी मैं लो फील करती हूँ ना तो वो मुझे इंस्पायर कर जाते हैं, तो मैं वहीं से इंस्पायर्ड हो जाती वो कहते हैं हमारे माँ बाप का एक्सपीरियंस सबसे बहुत ज्यादा है क्योंकि तो टाइम भी बहुत अलग था, वो सब कुछ खुद करते हैं। क्योंकि मैं बताऊं आपको एक बात इशिता, मुझे अपनी मदर की बात याद आ गई है। कभी जैसे मदर्स तो ऐसी होती है, देखो चाहे किसी की भी हो, वो अपने बच्चे को परेशान नहीं दे सकती, चाहे परेशानी कुछ भी ना हो बच्चे को, वो
जब भी परेशान है, समझ रहे हो? क्योंकि आजकल का नेचर ऐसा है कि होता कुछ भी नहीं तब भी हम परेशान है। ये चेंज है, मुझे लगता है मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, होता कुछ भी नहीं फिर भी परेशान है। तो मैं भी ऐसी हूँ। मतलब अगर सोचो आज मैं फ्री हूँ ना, क्या हुआ है, मैं परेशान हूँ क्योंकि आज मैं फ्री हूँ। अगर मेरे पास रश है मैं तो भी दूंगी, और मैं फ्री हूँ तो भी दूंगी। मतलब होता है कई बार। तो एक टाइम ऐसा था कि कभी एक पॉइंट था, उसको तो मैं एनालाइज नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मैंने बहुत लो फील किया था, बहुत ज्यादा किया। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला था, तेरे को मैं आज एक बात समझाती हूँ। तेरे को पता जो पता नहीं अब किसी ने महाभारत देखी नहीं देखी या उसने रीड करी नहीं करी, मेरी मदर ने बोला था कि दुर्योधन के ना हाथ में एक लाइन थी जो दुर्योधन को नहीं पता थी कि वो अगर 100 खर्चेगा ना तो 1000 आए। उसको ये बात नहीं पता, उसके हाथ में इतनी बड़ी बात। तो ऐसे ही तेरे को भी नहीं पता कि तेरे हाथ में क्या चीज है, तू नहीं जानती। तो तू बस चलती जा, देख तेरे सारे काम बहुत अच्छे होंगे, जो तेरा दिल करता है करती जा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो समझ रहे हो कि ये एक इंस्पायरिंग है, इंस्पायरिंग नेचर है, इंस्पायरिंग थॉट है। इसी चीजों से ही मैं इंस्पायर्ड, मोटिवेट कर देता है कि हाँ हमें, हाँ क्योंकि क्योंकि अब ये चीजें सीख सीख के ना, मैं कहती रही हूँ पहले मेरा भी जो थॉट था ना बहुत नेगेटिव था। कुछ करने से पहले ही सोच लेती थी नहीं होगा नहीं होगा। ये कहते थे, मेरे घर वाले कहते थे, एक तो ना तेरे ये जो नेगेटिव है ना, हाँ ये तू अपना चेंज कर भाई, तू चेंज कर। तो अब जब से मेरे को समझ आने लग गया ना, तो मैं पॉजिटिव हुई हूँ। जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे आसपास के जो लोग है ना, उन्होंने मुझे पॉजिटिव कर दिया। आसपास की संगति अच्छी हो ना तो वो 4 चीजें आपको अच्छी सिखा जाते हैं, ये चीज है। तो फिर उसी तरफ ध्यान लगाया। तो अब मेरे सामने कोई गलत बात, एक टाइम पे मैं बोलती थी, मेरी मम्मा मुझे डांटती थी, अब मेरी कोई फ्रेंड या कोई आसपास मुझे बोलता है तो मैं उसको डांट देती हूँ। अब वो वाला ज्ञान मैं आगे बांट देती हूँ। मैं भी अब यही कहती रहती हूँ, कई बार मेरे सामने भी कोई बोलता था यार ऐसे मैं तो पहले मना करोगे तो बिल्कुल ही नहीं हो, करो, करते करते हो जाएगा। एक मैं उनको ये बोलती हूँ, कि जब तक पूछोगे नहीं ना, आंसर हमेशा ना ही रहेगा। चाहे कोई भी चीज हो एटलीस्ट पूछ लो। तुमने ना But- में सोचा ही हुआ है। इस चीज में मैं आपको ना वो कहूंगी, मैं आपको गलत कहूंगी, माइंड मत करना। मेरा सोचना ये है कि आपको ना पूछना नहीं चाहिए। अगर आपके मन में ये बात आ गई ना करना है तो फिर आपको करना है। नहीं वो वाली सिनेरियो के लिए नहीं कह रही मैं, जनरली कोई कह रही हूँ कि आपने XYZ से कुछ पूछना है, मान लो कि ये चीज अवेलेबल है कि नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस अगर आपने पूछने हैं, तो जब तक आप पूछोगे नहीं तो आंसर ना ही है आएगा। तो इससे अच्छा पूछ लो, क्या पता चीज हमें निकल आए। तो ऐसे। और चलो वापस क्लोथिंग पे आते हैं। जब मेरी मम्मा सूट्स बनवाती थी पहले, मतलब जब हम बहुत छोटे थे, तो काफी सस्ते बनते थे, ठीक है। आज की डेट ऐसी है कि मम्मी कहती है मैं रेडीमेड ले लेती हूँ, क्योंकि जहां मैं स्टिच कराने जाऊंगी मुझे वो रेडीमेड से बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो ये इतना इन्फ्लेशन सूट्स के प्राइसेस में या कोई भी क्लोथिंग जो हम स्टिच कराते हैं उसके प्राइसेस में क्यों आए, और आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपने खुद बोला आप एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव। मुझे मेरी फ्रेंड है, उसने वो हमेशा यही कमेंट करती है मुझे कि ओनली रिच पीपल कैन अफोर्ड यू, और कोई तेरे को अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं एक्सपेंसिव हूँ क्योंकि मेरे डिजाइन यूनिक है, और किसी बात से मैं एक्सपेंसिव नहीं हूँ। आप अपने लिए अच्छा डिजाइन करा के लेके जा रहे हो, पहनना तो आपने ही है ना, ग्रेसफुल आपने लगना है, ठीक है ना। मेरा तो एक बस लोगो ही चलना है, बट आप कितने उसमें अपीलिंग लगोगे जब आप कहीं पे मेरा आउटफिट पहन कर जाओगे, तो आइडेंटिटी आपकी बननी है। मैं इसलिए एक्सपेंसिव, ठीक है। और रही भाई देखो प्राइसिंग की बात रही, तो हाँ प्राइसिंग देखो हर चीज में इंक्रीज हो गया, तो नेचुरल है कि फिर हमारे भी कॉस्टिंग बढ़ेगी, क्योंकि टिप टू टो चेंज हो गया। अब कई बार ऐसे मेरे पास कस्टमर्स ऐसे भी है जो मेरे 10-10 साल पुराने कस्टमर्स है, वो मेरे साथ ही है, और वो भी मुझे कई बार ये कह देते हैं कि यार रितिका 1 साल पहले तो तूने ये आउटफिट मेरे को इतने में बना के दिया था। जैसे कुछ आउटफिट्स हमारे ऐसे होते हैं जो रिपीट ऑन रहते हैं, वो कभी आउटडेटेड होते ही नहीं। वो आप चाहे
साल पहले का देख लो, 2 साल पहले का देख लो, वो रिपीट ऑन रहता है। जैसे अब कोई अपने नए नए रिलेशंस बंदा बनाता है, वेदर मेरे को अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करना है, मेरी भाभी आ रही है, मेरी मासी की बेटी है, आजकल ना सबको क्लोथिंग का बहुत ज्यादा शौक है। हाँ, तो सब यही प्रेफर करते हैं कि चल यार कुछ आउटफिट दे देते हैं, खुश होके पहनेगा। तो वो मुझे यही कहते हैं कि यार इतने में तूने पिछले साल बना दिया था, इस साल भी बना दे। मैं कहती थी 2 साल हो गए आउटफिट को बनाए हुए, तब उसका एक कॉस्टिंग का फर्क था। अब जब मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया, कॉस्ट मेरी भी एक्सीड कर गई, हर चीज मतलब कॉस्टली हुई जा रही हो जा रही है, कॉस्टली हो जा रही है हर चीज। तो फिर मैं एक उसी रेट पे आपको कैसे वो चीज दे दूं? करेक्ट। तो नेचुरल है, जब पीछे से सब कुछ इंक्रीज होगा, महंगा हो जाएगा, तो हमें भी कॉस्टिंग बनानी पड़ेगी। उसमें ऐसा तो है नहीं कि सारी वो कॉस्टिंग मेरे पास ही आ जाएगी, मेरे पास भी टीम लेबर है, उनको भी आई हैव टू पे, पैकेजिंग है हमारी, और बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट है। तो रेट्स को लेके कंपटीशन है मार्केट में। और आपने ये बोला था ना कि क्लोथिंग आजकल सबको बहुत शौक है, क्योंकि आजकल ये भी हो गया कि ये इंस्टा पे डल गया है, अब ये मैं बहुत टाइम तक तो वापस पहन नहीं सकती, तो ये भी बहुत चल गया। इससे भी है कि क्लोथिंग की डिमांड बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ती जा रही है। आजकल सब मांगते हैं चीप एंड बेस्ट, क्योंकि वही बात है कि रेडीमेड ने गेम चेंज करी हुई है। अब देखो, एक अनारकली हम स्टिच करते हैं, उसमें हमारे मास्टर जी 3 से 4 घंटे लेते हैं उसको कट करने में, उसका एक प्रॉपर पैटर्न बनाकर, कली का 18 कली, 24 कली, 16 कली हम उसको क्रिएट करते हैं। बट जनरली कस्टमर को नहीं ये बात समझ आती, वो कहती है क्यों भाई, क्यों इतनी स्टिचिंग अनारकली की? क्योंकि हमें पता, हमें एक अनारकली का, एक कली का पैटर्न सेट करने में ही टाइम लगेगा, और एक आपके फिट का एक प्रॉपर आउटफिट कट होगा, तो वो फिर आपको कॉस्ट करेगा ही करेगा। अब मार्केट में आप लोग ले तो लेते, बाद में उसको नॉर्मल सिलाई वाले से ऑल्टर कराते हैं, जो एक ऑल्टरमैन बाहर अवेलेबल होता है मार्केट में, किसी भी शॉपकीपर ने आजकल रखे होते हैं, वहां से ऑल्टर तो आप करा लेते हो, बट आपको कि वो फिट और बुटीक के फिट में जमीन आसमान का फर्क। ट्रू, आई एग्री। वो फर्क कहीं ना कहीं अगर हम ऑल्टर करा भी लेते हैं, उसके बाद वही तो दस बोली। तो आपने बोला कि आपके प्राइसेस ने ज्यादा हैं क्योंकि आप यूनिक हो, ठीक है, और क्लोथिंग में कंपटीशन भी बहुत है, और आपने ये दोनों चीजें बोली। तो आप डिफरेंट कैसे हो, मतलब क्यों? आपने जो बोला मैं यूनिक हूँ, आप वो यूनिक कैसे हो? लोग क्यों रितिका क्रिएशंस पर ही आए और कहीं ना जाए? देखो, यूनिक इशिता, आप कह लो इसको कि मैं यूनिक इसलिए हूँ क्योंकि मेरी जो कमिटमेंट्स है ना, जो मैं कमिट कर देती हूँ, हम उसी टाइम पे ही डिलीवर करते हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरी क्वालिटी तो देखो अनमैच है ही है, लेकिन जो रितिका जानी चाहती है, काम से तो एक तरफ जाने जाती है, बट वो अपनी जुबान से जानी जाती है। अगर मेरे कस्टमर को मैंने बोल दिया कि परसों सुबह तेरे को सूट गुड़गांव डिलीवर हो जाएगा, वो इतने बजे हो जाएगा। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट है लखनऊ के, लाइक उसकी कॉल आई कि यार मैं गोवा ट्रेवल कर रही हूँ, तू सीधा मुझे गोवा के ही होटल में डिलीवर करा, क्योंकि उसको पता है कि मैं कर दूंगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसी गेम नहीं है कि भाई मैं बोलूंगी कुछ और करूंगी कुछ और, नहीं। वो जानते हैं कि भाई रितिका की कमिटमेंट होती है। अगर उसने बोल दिया तो आपका वो काम हो गया, फिर आपको स्ट्रेस नहीं लेना, फिर स्ट्रेस सारा रितिका का हो गया। तो मैं इसलिए यूनिक हूँ अपने काम में, क्योंकि मेरी मैनेजमेंट ऐसी है, टाइमली हम डिलीवर करते हैं, और जो मेरी वर्क टीम है उनको भी मेरा प्रोसीजर समझ आया हुआ है कि भाई हमारी जो मैडम है वो कैसा काम कराती है, उसका क्या मजाज है, और जो मैंने कह दिया वही होगा, उसके इधर उधर नहीं कुछ हो सकता। कौन सी मूवी, कभी खुशी कभी गम में अमिताभ बच्चन था, कह दिया। हमारे मेरे पास एक कारीगर है, उसको मैं शताब्दी बोलती हूँ, है ही शताब्दी। वो कहता है, वो सुबह जब आता है ना, वो कहता है एक बार ही बता दो क्या करना है, और बता के अंदर चले जाओ।
बस मैं करके आपको दे दूंगा, मेरे को टाइम बता दो कितने टाइम तक चाहिए। तो जितना भी अर्जेंट, क्योंकि अर्जेंट जितना भी हम काम लेते हैं, देखो ऐसा नहीं कि रोज अर्जेंट होता है, बट भगवान मुझे देता भी बहुत अर्जेंट काम है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ले लेती हूँ। तो अर्जेंट काम मेरे पास बहुत ज्यादा आता है। मेरे पास जितनी भी क्वेरीज आती है इंस्टाग्राम पे भी, यार आप परसों तक दे दोगे, यार आप कल तक दे दोगे, यार आप इतने टाइम तक डिलीवर करा दोगे, तो मैं सबको यस 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 करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास टीम है और मैं कर देती हूँ। इवन कि मैं ऑक्यूपाइड रहती हूँ, मेरे पास बहुत बुकिंग्स चलती है, बट फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ कि मैं टाइमली करके उसको भेज। तो मैं अपने कारीगर को समझा देती हूँ कि भाई ये काम इतने बजे तक तूने करना और करके देना है, हमें डिलीवर करा। ठीक है। और आप 13-14 साल से ये काम कर रहे हो और आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशन भी अच्छे हैं, तो मुझे अपना आज तक का बेस्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस है कि मतलब मजा ही आ गया वो काम करके। देखो अब तक का वैसे जो भी मैंने किया है सारा बेस्ट ही होता है, सब बहुत बढ़िया है। क्योंकि जब क्लाइंट बोल दे आपको कॉल करके कि दीदी 2 महीने बाद मेरे भाई का फंक्शन है, सोच लो आपने मेरे लिए क्या बनाना है, मैं आ रही हूँ आपके पास, तो इससे बड़ी बात क्या। ठीक है, एक बार ये क्लाइंट आ रहा है, उसके बाद वो अपने पूरे परिवार को लेकर आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो सेटिस्फाइड है, उसको कुछ समझ आ रहा है, वो तभी आ रहा है। और मैं कह रही हूँ जैसे उनका आना, उनका ट्राई करना, फिर उन्होंने मुझे हग करना, उन्होंने बहुत मेरे काम की प्रेज करनी, तो वही मेरा लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है। जो भी मुझे इन लोगों से मिलता है वो बेस्ट है अब तक का। कि मतलब वो कहते हैं कि भाई इवन कि ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम पे अगर आप ढूंढो तो बहुत कुछ है, बहुत सारे कोट्योर है, बहुत सारे बुटीक है, बट एक क्लाइंट जो इतने सालों से आपके साथ स्टिक कर रहा है और वो स्टिक है अभी तक, फिर वो खुश भी है, तो वही चीजें मैटर करती है। जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहे हैं ना, वो मुझे बहुत मतलब आपके बेस्ट एक्सपीरियंस। हाँ वो मेरे बेस्ट एक्सपीरियंस। ठीक है। लड़कियां नहीं, मतलब जनरली भी लोग कभी कभी कपड़े के बहुत ज्यादा फंसी भी होते, तो जैसे बेस्ट एक्सपीरियंस तो आप ऑलमोस्ट रोज एक्सपीरियंस है, अगर कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस किसी क्लाइंट की। वर्स्ट एक्सपीरियंस भी हुए हैं 1-2 बार, उससे भी मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है। एक बार ऐसे एक क्लाइंट ने मुझे विजिट किया था, तो अब देखो क्लाइंट जब विजिट करता है तो अब कई बार कोई होता है कि कोई कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, लाइक मैं सिर्फ 5'1" हूँ, तो मैं भी एक मीडियम हाइट की, ठीक है, और माई साइज इज लाइक एल एक्सएल मिक्स, मीडियम एल मिक्स, जैसे भी आप लगा लो इस तरीके का एक साइज, ठीक है। तो बुटीक एक ऐसी वेरिएशन है, जब आप यहाँ कुछ कस्टमाइज कराने आते हो तो आपके साइज के अकॉर्डिंग फैब्रिक कंज्यूम होता है, ठीक है। अब कई लोगों में ये पार्ट बड़ा कोऑपरेटिव होता है, वो कहते हैं यार रितिका हमें पता है इतना कपड़ा लगेगा, हम तो खुला कपड़ा लेंगे। कई इस मामले बहुत मनमोजी होते हैं, वो कहते हैं दीदी 3 मीटर कपड़ा लेना है, हम आपको 4 मीटर ला के देंगे, आप खुले हो बनाना, परेशान मत होना। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम कस्टमर को समझाते हैं कि लाइक यू नीड मोर फैब्रिक देन रिक्वायर्ड, एक रेगुलर फैब्रिक से आपको एक ज्यादा फैब्रिक चाहिए, तो उसमें वो ये समझ लेता है कि सामने वाला पर्सन मेरी बॉडी शेमिंग कर, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जो सामने वाला कस्टमर वो समझ नहीं रहा कि देखो मैं आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ कि भाई आपके लिए आपको ज्यादा कपड़ा लगेगा, बट वो इस बात को ले गई है कि भाई आपने तो मेरी बॉडी शेमिंग कर दी, आपने मुझे ये कह दिया कि भाई तेरे पे तो ज्यादा कपड़ा लगेगा, तो उस चीज को मैं कैसे जस्टिफाई करूँ। आप मेरे पास आए हो, मैं आपको अच्छा करके देना चाह रही हूँ, तो मैं तो आपको ये कहूंगी ना कि ये एक पर्टिकुलर डिजाइन इतने कपड़े में ही बनेगा, आप 1 मीटर एक्स्ट्रा लेके आना। अब अगर सामने वाला बंदा ही नहीं समझ रहा तो मैं क्या करूँ। तो एक तो ये एक्सपीरियंस तो है ही, चलो कोई नहीं, समझ आ गई, उसको नहीं आई तो बट मुझे तो चलो आई, इवन कि मैं गलत भी नहीं थी तब भी मुझे आई। और एक एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली हुआ, एक क्लाइंट ने मुझे विजिट किया, मतलब ऐसे तो अपॉइंटमेंट्स के थ्रू तो बहुत लोग मुझे विजिट करते हैं, बट देखो मैं अब कोई डॉक्टर या एडवोकेट तो हूं नहीं कि मैं कंसल्टेंट फी लगा दूं, ठीक है, और मैं ऐसी हूं भी नहीं, देखो मैं सही बताऊं, ठीक है, क्योंकि
ये काम भी ऐसा है कि मैंने बहुत लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस है। लोग आते भी है तो कई बार वो मेरे से इसलिए सेटिस्फाइड होके जाते हैं क्योंकि मैं अपने कस्टमर को ना जब टाइम देती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि भाई 1 घंटा हो गया 2 घंटा हो गया अब इसको चलो जी टाटा बाय बाय करो, कोई बात नहीं। जब तक मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा मैं उसको डिजाइन दिखाती रहूंगी, स्केचिंग करती रहूंगी, कोई बात नहीं, कलर फाइनलाइज करती रहूंगी, मटेरियल दिखाती रहूंगी, मैं परेशान नहीं होती। जनरली लोग होते हैं एक उनके पास पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। अब देखो रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ कि एक क्लाइंट ने मेरे को 5 बारी विजिट किया, एक ड्रेस डिजाइन कराई और 5 बारी उसने डिजाइन, जितनी बार वो विजिट करती थी 5 बारी डिजाइन में चेंज करा जाती थी। तो इतनी मेस क्रिएट हुई, मैं आपको बता नहीं सकती कि भाई 5 बारी तो आई। मैं कह रही हूँ मैं कंसल्टेंट फी तो लगा नहीं रही, करे मैं अपना टाइम दे रही हूँ। इवन एक बारी तो मेरे लंच टाइम में आई, वी हैड अ ब्रेक ऑफ 1 आवर, वो हम रखते हैं कि सारे अच्छे से 1 घंटे का लंच ब्रेक ले। तो वो मेरे लंच ब्रेक में भी आई, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप आ गए तो आप वेट करो, कोई बात नहीं, मैं आपको टाइम देती हूँ। बट आप सोचो कि देखो एक डिजाइन क्रिएट करा हुआ उसको आप हर मीटिंग में आके चेंज करा रहे हो, फिर एंड ऑफ द डे बनने के बाद भी उसके बाद लास्ट डिजाइन पे लिख भी दिया कि भाई अब अगर आपने कुछ चेंजेस कराए तो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद वो ड्रेस बन गई, ट्रायल होगी, इतनी सुंदर वो ड्रेस बनी, तब भी वो लेडी सेटिस्फाइड नहीं। बनने के बाद भी 2 बारी फिर उसने वहां भी चेंज करा दिया, फिर मैंने अपना पेशेंस खो दिया। मैं कहा अब बस बहुत हो गया, ऑब्वियसली मैं कहा अब नहीं, क्योंकि आप काम कर रहे हो, आप जी हजूरी नहीं कर रहे ना। आप देखो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के चक्कर में ये बात नहीं है कि भाई आप कुछ भी करते जाओ। आप बताओ आप डॉक्टर को इतनी बार कंसल्ट कर लोगे, पता है ना वहां कंसल्टेंट फी लग रही है, वहां क्यों जाओ, ठीक है। अब ये तो नहीं कि रितिका फ्री में अवेलेबल है तुम्हारे लिए तो भाई तुम 4-4 5-5 बारी आओ और डिजाइन चेंज कराते रहो। तो वो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं कभी नहीं चाहूंगी उस क्लाइंट से मैं दोबारा डील करूँ, कभी भी। थोड़ा शाउंड तो गर्ल थोड़ा नॉर्मल आता है। आपने कोलैब्स की भी बात करी अभी जब हम बात कर रहे हैं, तो मुझे भी क्योंकि ये सीखना है, शायद आगे जाके मैं भी कभी करूँ, तो कोलैब्स का प्रोसेस क्या होता है और आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो कोलैप्स का प्रोसेस तो यही है कि भाई पहले वाटर कोलैप्स हो जाए, अब हर किसी को पेड कोलैप चाहिए। अब हर कोई कहता है सोर्सिंग कर लो और हमें पेड, मतलब वी हैव टू क्रिएट अ रील, हमें मेकअप करना, हमारा टाइम जाएगा, तो आप हमें पे कर दो और अपने आउटफिट्स वापस ले लो। बट मैं आपको सच बताऊं, मैं पेड कोलैप्स करती ही नहीं, मैं सिर्फ वाटर कोलैप्स करती हूँ और वो भी मैं उसी बंदे को देती हूँ जिसको मेरे आउटफिट की कदर हो। जिसको मेरे आउटफिट की कदर नहीं है मैं उसको जय माता दी कर देती हूँ, मैं करती ही नहीं। और रही बात एक्सपीरियंस का, तो देखो मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग कोलैप्स, बैड और गुड, इसमें दोनों ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अच्छे को बहुत अच्छा भी रिस्पॉन्स मिलता है और गलत को गलत भी रिस्पॉन्स मिलता है। अगर सामने वाला आपके आउटफिट को जस्टिफाई नहीं कर रहा उस तरीके से जैसे आप चाह रहे हो, तो वो फिर आपका पानी हो गया, करेक्ट, वो आपकी मेहनत खराब गई। और मुझे ऐसा लगता है जो इन्फ्लुएंसर है ना, दे आर वेरी स्मार्ट दीज डेज। वो चाह रहे हैं कि बस वो चाहते हैं कि भाई आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहो और जो वो कहते हैं आप करते रहो। बट उस केस में ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हर टाइम अवेलेबल रहोगे ना, आप उनकी हैबिट स्पॉइल कर रहे हो, आपको ग्रांटेड दे लेंगे आपको। तो मैं इतना हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहती। हाँ मैं करती हूँ लेकिन मैं ब्रेक में करती हूँ, मैं ज्यादा नहीं करती। तो आप मतलब मे बी वंस इन अ मंथ हाँ एक कोलैब कर दो। करेक्ट। और वो रीच आउट का प्रोसेस वही इंस्टा वाला ही रहता है? हाँ इंस्टा वाला ही रहता है। वो समटाइम्स आई हैड अ पीआर टीम, वो रीच आउट करते हैं तो फिर बात हो जाती है, जैसे भी मुझे क्या चाहिए और वो क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो मैनेज होता है। और पार्टनर में फिर आप उनके साइज के हिसाब से उनकी ड्रेस बना देते हो? उनके साइज के अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज होता है, क्योंकि सारा प्रोसीजर ही कस्टमाइजिंग का, तो वो कस्टमाइज आपको उनके अकॉर्डिंग, उनकी क्या विश है, उनका क्या कलर है, आपको कितना शॉर्ट चाहिए, कितना लॉन्ग चाहिए, तो वो सब उनके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो प्रॉपर एक क्लाइंट की तरह ही हो। प्रॉपर एक क्लाइंट की तरह होता है।
और उनमें उनका नखरा भी बहुत ज्यादा होता है, नेक्स्ट लेवल का होता है। मुझे लगा था कि जो क्लोथिंग पार्टनर्स होते हैं वे जो उनका ऑलरेडी पीसेस बने होते हैं वो उसी से करवाते हैं, मुझे नहीं पता था कि कस्टमाइज। देखो मेरा काम कस्टमाइजेशन का है तो मुझे तो कस्टमाइज करना ही पड़ेगा। अब मे बी जिनका रेडीमेड है तो वो रेडीमेड कोलैप्स करते होंगे, मेरा तो है ही सारा प्रोसीजर कस्टमाइज का, तो मैं कस्टमाइज ही करती हूँ स्पेशल उनकी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक तो कोलैब हो गया, एक आपने रील स्टोरी की, स्टोरी की, और आप अपने आप को कैसे प्रमोट करते हो? देखो मैं अपने आप को प्रमोट तो बाय इंस्टाग्राम ही करती हूँ, ठीक है, बाय रील्स करती हूँ, अपना पेज मैं खुद ही रन करती हूँ, और मैं मेक श्योर करती हूँ मेरी एक्चुअली मेरे को लोग ना मतलब हमेशा प्रेज ही करते हैं, चाहे वो कमेंट्स और लाइक्स में करे ना करे, बट मुझे फोन कॉल्स पे कर देते हैं। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपने आप को रील्स में बिजी रखूं, रील्स बनाती रहूं, क्योंकि वो इंस्पायर होते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अच्छी तू बैठती है वो हमें समझ आता है। वो चाहते हैं कि मैं तो उनको सब चीजें पहन पहन के दिखाऊं, वो कहते हैं रात का नाइट सूट की भी ऐड करते हैं, मैं कहती हूँ मैं इतना कुछ नहीं कर सकती, जितना हो पाएगा उतना करूंगी। अब कई बार लोग ऐसे भी वेट करते हैं, वो मुझे कहेंगे यार तुमने कुछ निकाला है, तू कुछ पहनने वाली, हमारा तो वही बनाती है। एक लाइन तो ऐसे भी बोलती है, यार मैंने अब 4 कोट सेट बना लिए, ऐसे तो नहीं कि अब थोड़े दिन बाद अपना कुछ अच्छा बना लूंगे, फिर मैं इनका क्या करूं, मुझे ऐसे कहते हैं। मैं कहती हूँ ये भी जो बनाया अच्छा बनाया है, बट उनका दिमाग वही रहता है कि भाई तू क्या बना रही है अपने लिए, वही चाहिए। तो मैं उसी तरह से अपने आप को प्रमोट करती हूँ बाय इंस्टाग्राम। और आपकी बात सुनकर मतलब मेरे दिमाग में भी इसका एक आंसर आ रहा है कि मुझे लगता है कि आपका वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे आप कहते हो कि आपके सारे क्लाइंट्स आपको प्रेज करते हैं, तो वो फिर जब हम कुछ अच्छा पहनते हैं और हम कहीं बाहर जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं ये कहाँ, एटलीस्ट जो हमारे क्लोज वाले उस फंक्शन में या उस इवेंट होते हैं वो तो पूछते हैं यार ये तूने कहाँ से बनवाया है, तुमने कहाँ से लिया। तो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन भी आपकी काफी हो जाती है। वर्ड ऑफ माउथ भी प्रमोशन होती है, कुछ तो कस्टमर्स इतने अच्छे हैं वो मुझे पे भी करते हैं और फिर उसके बाद मेंशन टैग भी करते हैं, मेरे लिए रील्स क्रिएट करते हैं। कुछ कस्टमर्स इतने अच्छे होते हैं, मैं उनको ब्लेसिंग्स देती हूँ जो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, क्योंकि जनरली आजकल लोगों के अंदर ये बात है कि भाई हम पे कर रहे हैं, हम क्यों मेंशन टैग करें, बट कई लोग खुश होके करते हैं, स्पेशली लिखते हैं कि वेयरिंग रितिका क्रिएशंस, तो वो बड़ा एक मेरे लिए बेस्ट फीलिंग होती है जब वो मुझे मेंशन टैग करते हैं। हर एक क्रिएटिव इंसान का कोई एक सिग्नेचर होता है, फैशन में तो बहुत ज्यादा होता है कि पता चलता है कि हाँ अगर ये पहना है ये इस डिजाइनर का है, ये पहना है ये इस डिजाइनर का है, ये इस designer का है। तो रितिका का खुद का फैशन सिग्नेचर क्या है? देखो वैसे तो वी आर वर्सेटाइल, मैं सब कुछ क्रिएट करती हूँ, इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न, एथनिक्स, मतलब सब कुछ क्रिएट होता है, बट मेरा जो सिग्नेचर स्टाइल है, हमारा जो हाथ अच्छा है वो है ड्रेप्स। हम ड्रेप्स बहुत अच्छी क्रिएट करते हैं, इवन जब भी ड्रेप्स को लेके बात होती है, ड्रेप्स की रील भी पोस्टेड होना पेज ना, तो उसके नीचे ऐसे ही कमेंट्स आते हैं कि भाई ड्रेप की क्वीन है तू, मतलब बेस्ट ड्रेप्स ऑल ओवर दिल्ली। तो ड्रेप्स में हमारा हाथ बहुत अच्छा है, तो वो मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल है, क्योंकि पर्सनली मुझे भी ड्रेप्स बहुत पसंद है, मेरा मन ही नहीं भरता, और मुझे वो अच्छा लगता है क्योंकि उसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी कोटेशन बहुत अच्छी आती है ड्रेप्स में, आप सुंदर लगते हो, आप स्मार्ट लगते हो, ड्रेप एक ऐसी चीज है। तो हमारा मतलब जो सिग्नेचर पार्ट है वो यही है कि वेस्टर्न ड्रेप्स का हम अच्छा करते हैं क्रिएट। वैसे तो आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, पर तब भी अगर आपको उसमें कुछ ऐड करना हो, अगर कोई और बुटीक या कोई और टेलर या कोई भी आपका डिजाइन कॉपी करे तो तब कैसा रहता है? देखो सच मान लो तो एक बार ही तो अजीब लगता है, हम्म। ठीक है, कि उसने कॉपी किया। इस चीज के भी ना दो बातें निकलती है। देखो अगर आप देखो ना बाहर निकल के, तो सब एक दूसरे की कॉपी के थ्रू ही चल रहे हैं, हाँ, ट्रेंड भी वैसी ट्रेंड ऐसा है। अब आजकल इंस्टाग्राम पे क्या नहीं है, अगर इंस्टाग्राम अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहा है तो इंस्टाग्राम के साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, ये बात नहीं है। अभी आप सोचती हो कि ये ड्रेस बनानी है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो वो पहन के खड़ी होती है, समझ रहे हो। तो अब ना ये चीज इतना मतलब मैं सोचती नहीं हूँ कि कॉपी वाली बात। फिर एक टाइम पे हम ये भी कहते हैं कि देखो जो आपका मास्टरपीस है वो आपका ही रहेगा।
अब ऐसी मेरी एक लीफ साड़ी थी 2 साल पहले, वो बहुत ट्रेंडिंग गई, बहुत ट्रेंडिंग। मैं कहती हूँ मैंने उसको इतना बनाया, अच्छी खासी वो कॉस्टली साड़ी थी और वो किसी से इंस्पायर्ड ही थी, मैंने उसको क्रिएट करके बनाया। मतलब वो कहाँ पार्सल नहीं गया, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे वो मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, देहरादून, कानपुर, लखनऊ, मतलब बहुत बहुत दूर मेरे वो पार्सल्स थे। तो वो भी मैंने किसी से इंस्पायर होके किया था। अब उसको भी लोगों ने कॉपी करना करना चाहा, बट वो नहीं हुआ। तो मैं यही सोचती हूँ कि देखो, जिसका जो मास्टरपीस है ना, रहता वो उसी का ही है। और कॉपी से तो देखो फिर दुनिया चल रही है, बिना कॉपी के कोई रह नहीं सकता। तो अच्छी बात है, लगे रहने चाहिए। एटलीस्ट मैं तो चल रही हूँ हर जगह, मेरे ऊपर तो सब आग टिका के बैठेगी, फटाफट ये स्टोरी लगाएगी, इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम बनाएंगे, और क्या चाहिए हमें, लगे रहो। और इसको ना बहुत पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। जैसे हमारे जो फेवरेट सुपरस्टार्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सलमान खान का फैन, तो वो उनकी तरह ब्रेसलेट पहनते हैं या उनकी तरह ड्रेसअप करते हैं। कोई विराट कोहली का फैन है तो वो वैसा हेयर स्टाइल वगैरह कराता है। तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि यार ये तो मेरा फैन है, कि जो मैं करती हूँ ये वो कॉपी कर, बिल्कुल इसको वैसे भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास किसी ने सूट बनवा या कोई भी क्लोथिंग आइटम बनवाने के लिए, तो वो प्रोसेस क्या रहता है? मतलब आपको कैसे रीच आउट किया जा सकता है? देखो, रीच आउट के इंस्टाग्राम पे नॉर्मली डीएम्स आते हैं, वहां हमने अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया हुआ है। और बाकी इंस्टाग्राम से तो सब ऐसे ही आते हैं, बाय मैसेजिंग। फिर वो पूछते हैं कि वेयर इज योर स्टोर लोकेटेड, हम उनको एक प्रॉपर एड्रेस बताते हैं और एक नंबर उनको अवेल कराते हैं कि आप वहां पिंग करो तो आपको प्रॉपर एक लोकेशन देंगे। तो इसी तरीके से सब आते तो आप हमारी ऑडियंस को भी बताओ आप कहाँ आपका स्टोर है, और आपका इंस्टा हैंडल भी एक अलग से अच्छे से बता दो कि अगर किसी को आपको रीच आउट करना पड़े तो वो कर ले। So guys, you can visit us at मुखर्जी नगर, दिल्ली, नियर बाय पतरा सिनेमा। हमारा इन हाउस स्टूडियो है और मेरा पेज का हैंडल है आरसी रितिका क्रिएशंस। तो अगर आपका भी इतने साल का एक्सपीरियंस है, 13-14 साल का, तो अगर कोई नया बंदा अपना क्लोथिंग बुटीक शुरू करना चाहता हो, अब उसको क्या टिप्स दोगे जो आपको लगता है तब अगर आपको मिलती तो आज तो फिर मतलब लेवल ही अलग होता? टिप्स देखो, मैं बताऊं, पहली बात तो देखो, अब के टाइम में और पहले के टाइम में फर्क। पहले इंस्टाग्राम नहीं था तो पहले ज्यादा चैलेंज था, समझ रहे हो? क्योंकि पहले आप कैसे एडवर्टाइज करो, क्योंकि मैंने तो जो काम किया ना, मेरे पास बोर्ड भी नहीं था, एक घर के अंदर बैठ के काम किया। और मुझे नहीं पता, बस कहते हैं ना कि आप मेहनत करते जाओ तो फल मिलता है। तो पहले पहले के टाइम पे ज्यादा चैलेंज था। आजकल तो बच्चों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। देखो, पहली बात तो ये, अगर काम आपको लगता है कि ये वाला काम करना है, आपको मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। पहला सब तो मार्केटिंग। दूसरा चीज कि पैशनेट होना चाहिए और प्लस स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। स्ट्रेस तो हमेशा रहेगा, काम करना है तो स्ट्रेस सोच लो कि भाई काम ही काम है, फिर और कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। तीसरा, जिसको कहते हैं हम थिक स्किन, क्योंकि कस्टमर तो आपको बहुत कुछ बोलेगा, बट आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको उनके साथ डील करना है ना। तो आपको मुंह बंद करके बैठना पड़ेगा। उनकी गलत बातें वो भी हाँ 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 ओके हाँ जी ऐसे है कर दूंगी, वो करना पड़ेगा। अगर आप ये सब कुछ मैनेज कर सकते हो तो आप सोचना कि हाँ, आपको इस क्लोथिंग में या बुटीक लाइन में जाना है, क्योंकि ये बहुत पेशेंस वाली लाइन है। ये ऐसा काम है, अगर काम है तो बहुत सारा है, और नहीं है तो नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है, ये काम ऐसा। क्योंकि जैसे वर्ड ऑफ माउथ में पॉजिटिव आपकी प्रमोशन हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, नेगेटिव भी होती है, क्योंकि देखो जरूरी तो नहीं कि हर किसी का एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छा ही करे। अब जिसका बैड रहा वो बैड बातें ही बताएगा बाहर जाने। मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, अब सामने वाले के हिसाब से नहीं हूँ, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और वही है, कलयुग है, नेगेटिव बातें ज्यादा रहती है। बिल्कुल सही बात। मैं ना, क्योंकि मैं भी इंस्टाग्राम काफी यूज करती हूँ, तो मैंने थोड़े टाइम पहले रील देखी,
जिसमें वो कह रहे थे कि एक बॉस बनने से पहले सबसे छोटे लेवल का वर्कर बनता है अपने काम में। तो ये कितना सच है? और क्या वो बॉस कभी बॉस बनता भी है या वो एक्चुअली हमेशा उस काम का वर्कर ही रहता है? देखो ये बात तो 100% बिल्कुल सही है इशिता, कि आपको वर्कर बनना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। अब आप सोचो बस मैं तैयार होकर चेयर पे बैठ गई और चलो जी टिक 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 टिक, ऐसे काम नहीं होता। काम में जब तक आप लगोगे नहीं, काम नहीं हो पाएगा। और काम की नॉलेज होगी तभी आप दूसरे बंदे से काम करा सकते हो, अदरवाइज करवा भी नहीं सकते। करेक्ट। हाँ। क्योंकि मैंने ऐसा टाइम भी देखा है कि कई बार मेरी हेल्प जो है, मेरे पास एक हेल्प है जो वो और मैं सारा दिन मिल के मैनेज करते हैं को, कई बार लाइक शी इज ऑन ऑफ। तो ऐसा भी एक टाइम था कि भाई जो ड्रेसेस के कैरी बैग्स होते हैं, मैं बता रही हूँ ना, मैंने शर्म नहीं करी, तो मैंने खुद रखे हुए हैं उनकी गाड़ियों में जाकर कि चलो आओ यार मैं रखवा देती, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि यार भेजना किसी को, ये सारा कुछ रखेगा गाड़ी में। तो एक टाइम पे आपको बुरा लगता है, बट आपका काम आप क्या करो, कस्टमर के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा, तो वर्कर बनना पड़ता है। चलो अब थोड़े से फन क्वेश्चंस, ठीक है? ऐसा कौन सा एक फैशन ट्रेंड है जो आपको बहुत पसंद है, जो मतलब वो ट्रेंड आप हमेशा भी पहने रख सकते, इतना पसंद है? बोहो चिक ट्रेंड, ठीक है। इट्स अ गुड ट्रेंड, जो फ्री स्टाइल ट्रेंड है विथ लॉट्स ऑफ कलर, यू कैन प्ले विथ लॉट्स ऑफ फ्री स्टाइल सिलेट्स, और मतलब थोड़ा कंफर्टेबल होता है, थोड़ा फ्री होता है, उसमें आप कुछ भी जैसे मर्जी उसको कैरी कर सकते हो, कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। तो वो ट्रेंड गुड ट्रेंड है। वो chic स्टाइल, नाइस। नाम भी कितना मतलब बढ़िया नाम है। और एक ट्रेंड जो आप कभी नहीं करोगे, मतलब अगर कोई चीज पर लूप भी रख दे तो या बोलोगे ये तो मैं नहीं पहन। वो मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि हम तो डिजाइनर है, हमें तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। चलो जी अब ये वाला ट्रेंड आ गया। अब जैसे फर्शी सलवार कितनी फेमस हो रही है, मैं फर्शी सलवार नहीं पहन सकती क्योंकि मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ। मुझे सब कह रहे हैं कि तू पहन, मैं कह रही नहीं, अगर मैंने पहन ली और अगर मैं बिना हील्स के खड़ी हो गई तो फिर तो काम हो जाएगा, मुझे उसको हील्स के साथ ही कैरी करनी पड़ेगी। फर्शी सलवार कैसे होती है मतलब? फर्शी सलवार भी जैसे एक नॉर्मल सलवार होती है, वो उससे भी ज्यादा बैगी है, उससे भी ज्यादा लूजर है। तो आई थिंक जो टॉल हाइटेड गर्ल्स है ना, उस पे बहुत वेल जाएगी, वेल को जाएगी, जो भी जितनी टॉल हाइटेड है, स्मार्ट गर्ल्स है, उन पे बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट करती है फर्शी सलवार। बट मैं उस चीज को ट्राई नहीं कर सकती, मतलब मुझे पहली बार एक ऐसा ट्रेंड आया है जो जिसको मैं नहीं एज एन कॉम्प्लीमेंट कर पा रही कि ये मैं पहन सकती हूँ। उसको अगर आप कैरी कर सकते हो, जितने भी शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स है उनके लिए मैं बता रही हूँ, वो बस हील्स पहन के ऐसे सीधी खड़ी रहेगी ना, बस वो तभी पहन सकती है। जहां तुमने हील्स उतारी तुम पूरे लिफाफे लगोगे खड़े होके। अच्छा, मतलब अगर मैं पहनूंगी मुझे भी हील पहननी पड़ेगी। हाँ, तो वो मैं नहीं ट्राई कर सकती। ठीक है। और कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसको आप स्टाइल करना चाहते हो और उसको कैसे स्टाइल करोगे और क्यों? सबसे ज्यादा फेवरेट जो है मेरी, वो करीना कपूर खान। मुझे उसके आगे और कुछ समझ ही नहीं आती पूरी इंडस्ट्री। मुझे लगता है आप दोनों की पर्सनालिटीज मिलते हैं, क्योंकि वो भी ऐसी है कि मैं मेरी फेवरेट हूँ, मेरा नाम मैं भी ऐसी हूँ। आप भी वैसे। मैं उसके फेस कट की बहुत दीवानी हूँ। उसका फेस ही ऐसा, पता नहीं वो मेकअप होता नहीं होता, विद नो मेकअप लुक्स, मेकअप होता भी है, बट जो उसकी अदाएं है ना और जिस तरीके से वो बात करती है, मैं उसकी बहुत दीवानी हूँ। जब वो बिना मेकअप के भी अपने सेल्फीज डालते हैं वो बहुत सुंदर लगता है। रो उसका जो उसका मतलब एक अलग उसका स्टाइल है, तो मैं उसको वैसे भी बहुत पसंद करती हूँ। तो अगर मुझे, ये तो बहुत बड़ा मौका है, मुझे नहीं पता इस पॉडकास्ट में हम जो बोल रहे हो कितना सच होगा, पर हम अच्छे अच्छे थॉट्स बोल रहे हैं। तो अगर कभी मुझे मौका मिला उनको स्टाइल करने का, तो मैं उनको स्टाइल करूंगी और मैं ड्रेप्स में ही स्टाइल करूंगी।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे मेरा जो ज्यादा दिमाग है वो ड्रेप्स में चलता है, तो मैं यही चाहूंगी कि मैं उनको एक उनके लिए ड्रेप डिजाइन और कौन सा कलर पैलेट मतलब कौन सा कलर डार्क डार्क बहुत सुंदर है वो, बहुत ज्यादा सुंदर। करेक्ट। अगर आप एक थर्ड पर्सन होते तो आप कृतिका को वो कौन सा मोमेंट है कि पैट ऑन द बाइक इतनी शाबाश जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, तो मेरे फादर बोलते थे कुड़िए तेनू की लोड़ है काम करन, तू की शुरू करके बह गई है, कोई जरूरत नहीं हैगी, मौज कर, कोई जरूरत नहीं। वो टाइम और आज का टाइम, अब मेरे पापा सबको इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं कि ये बहुत बड़ी डिजाइनर है, तो मैं कहती हूँ मैं सफल। जब वो मुझे मिलवाते हैं ना किसी से कि मीट माय डॉटर, ये मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है, इसने बहुत अच्छी डिजाइनिंग करी, लोग आते हैं बहुत दूर दूर से इससे अपॉइंटमेंट्स लेके, और मतलब जब वो ऐसा बोलते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक वो टाइम था जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, क्योंकि होता है जैसे जनरली सब ऐसे पेरेंट्स में होता है, जब उनको पता है कि भाई हमारा बच्चा बिल्कुल ओके है और अच्छे घर में गया है, तो क्यों काम करना। और उसके बाद उनकी थिंकिंग एक पॉइंट पर आगे चेंज कर होना कि जब कि भाई हाँ भाई बहुत अच्छा है, जब उन्होंने वो मेरे को देखते हैं या मेरी क्रिएटिविटी देखते हैं। मैं फादर यूज टू सी दी स्टेटस, मैं जब स्टेटस लगाती हूँ ना तो देखते हैं पूरा बैठकर, मेरी मम्मा उनको दिखाती है सारा इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे सारा कि आज क्या क्या मैंने अपलोड किया, तो वो बहुत खुश होते हैं देखकर। तो इससे ज्यादा और खुशी की क्या बात है। या मेरा बेटा मुझे ऐसे कहता है, मैं जैसे हमने कहीं जाना होता है ना, चाय भी पीने जाना होता है ना, तो मैं ऐसे तैयार होके आती हूँ, तो कहेगा अरे वाह ये कब लेकर आए हो, तो मैं कहती हूँ ये बनवाई है। कहता मजे तो तुम्हारे है, चाय भी पीने जाना है तो नई ड्रेस तैयार है, कहता मैं भी ऐसे ही कुछ करूंगा जिसमें मैं रोज नए कपड़े पहन, कहता मैं ऐसे ही कुछ करूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जब वो कहता था, कहता यार मजे तो तुम्हारे ही आ रहे हैं, रोज ही नया पहन पहन के निकलते हो और क्या है। मतलब आपके प्रीवियस जनरेशन, आपके मम्मी पापा आपसे आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं और बहुत आपसे ज्यादा। आगे की जनरेशन आपसे इंस्पायर होता है। आई थिंक ये बहुत बढ़िया ग्राफ है किसी भी इंडिविजुअल। और ऐसे मुझे लगता है कि जो डॉटर्स होती है ना वो अपने फादर से बहुत क्लोज होती है। फादर की जो अप्रिसिएशन होती है वो हमें अलग ही हेल्प करती है, क्योंकि मम्मी तो बोलती रहती है हाँ हाँ तू अच्छी है तू अच्छी है, पापा तो कभी कभी बोलते हैं। और मैम फाइनली अगर आपको कोई मैसेज देना हो हमारी ऑडियंस को किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आपको प्लीज अपनी मेरा मैसेज यही है सबको कि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो एवरी गर्ल शुड बी वर्किंग, हर लड़की को काम करना चाहिए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स उसके पास होनी चाहिए कि वो करे। और दूसरी चीज की मेहनत करते रहो, फल मिलता है, एक पॉइंट पे आके मिलता है। आप जितना मर्जी सोचो कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, बट मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपको कहीं देख रहा है, और जब वो राइट मूवमेंट होगी ना तो आपको डेफिनेटली वो सब कुछ इकट्ठा होके एक साथ वापस आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रहो और अच्छा करो, अपनी नीयत साफ रखो, सबसे बड़ी बात है अगर नीयत साफ है ना आपकी तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आपकी नीयत नहीं अच्छी और आप अगर किसी को देख देख के परेशान हो रहे हो, फिर आपका लाइफ में कुछ नहीं होगा, फिर आप जहां हो वहीं रह जाओगे, आप बिल्कुल नहीं बढ़ोगे। अब मेरा था ना, मैं किसी और को देखती थी, मैं कहती थी इसका नाम बहुत है, इसका काम बहुत अच्छा है, बट मैंने कभी जेलस नहीं फील किया। मैंने यही किया कि भाई मुझे ऐसा बनना है, मुझे मेहनत करनी है, मेरे को अपना नाम बनाना है, बट मैं कभी जेलस नहीं हुई। बट हाँ ये था कि हाँ मुझे वहां तक पहुंचना है। तो वो जो आप अपना इंटेंशन या अपनी नीयत अच्छी रखोगे ना तो सब काम आपका अच्छा होगा। थैंक यू सो मच मैम, आप इतना टाइम निकाल के इतना दूर आए ये पॉडकास्ट करने के लिए, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपकी स्टोरी एक्चुअली बहुत इंस्पायरिंग है। तो मैं वो उसका एक पार्ट बन सके, आपकी जर्नी का छोटा सा हिस्सा बन चुकी। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। अगर आपको भी ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप बेल आइकन भी हिट कर सकते हो। और आप प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए और कौन से टॉपिक्स है जिनके लिए मैं और पॉडकास्ट रखूं। थैंक यू, चीयर्स।